तो हेलो मेरे यारो, द हेवनली मून के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो असेसियन हांग होता है वह हमारे ओल्ड मैन हान को वो हवा में अपने वायर से बांधकर उछाल रहा होता है और इधर उधर घसीट कर ले जाते हुए उस पर एक अपने नीडल से अटैक करते हुए कह रहा था कि इस बार मैं देखना चाहूँगा कि जो फिस्ट किंग है उसकी जितनी यहाँ प्रतिष्ठा है वह सचमुच में उसके लायक है या फिर नहीं है या फिर फेक बातें हैं। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि दूसरी ओर लेडी वॉरियर और योंग दोनों ही अपने अटैकिंग पोजीशन में होते हैं ताकि वो अपने सामने वाले उस असेसियन पर हमला कर सके जिसका नाम बेगजी है। और हम देखते हैं कि वे लोग अपनी जगह से तुरंत ही गायब होकर एक लॉन्ग जंप लगाकर इस बेगजी को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। और लेडी वॉरियर जो होती है वह ऊपर की ओर से अटैक कर रही होती है, तो जो योंग होता है वह नीचे साइड से उस पर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है और वह असेसियन भी इसके ओर बढ़ रही होती है। बट हम देखते हैं वह हवा में ही झुकते हुए बिल्कुल मिड में आ जाती है, जिसकी वजह से वह नीचे के अटैक और वह ऊपर के अटैक दोनों अटैक को डॉज कर लेती है। वह इनके बीच में होती है और बीच से ही उनके अटैक्स को मतलब टैकल कर रही होती है, रोक रही होती है। बट यहाँ पर पोजीशन चेंज होता है और हम देखते हैं जो यूंग होता है वो इसके फेस पर अटैक करता है और लेडी वॉरियर नीचे साइड पे। तो ये इसके बाद भी इस बार भी वह ऊपर की ओर थोड़ी-सी उठकर यहाँ से बच जाती है और उसे ऐसे बचते हुए देखिए दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन महसूस कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो हमारे वार से कैसे बच पा रही है। और ये जो असेसियन होती है वह यहाँ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होती है जो कि कर रही होती है उस टेक्निक का नाम कि नाइफ ऑफ रिज़ॉल्व। और हम देखते हैं यहाँ पर योंग और लेडी वॉरियर दोनों ही उसको बिल्कुल अपने अटैक से काट दिए चुके होते हैं, ऐसा दिखने में लग रहा होता है। बट वह जो असिस्टेंट होती है वह यहीं से कुछ उस टेक्निक की इस मदद से ज़मीन के अंदर गायब हो चुकी होती है और हम देखते हैं वह ज़मीन से रेंगते हुए दूसरे ओर के साइड से निकलती है और वह इनके पीछे पहुंच चुकी होती है। और जहाँ पर इनके पीछे हम यहाँ पर मयोंग वॉल को देखते हैं जो चट्टानों के पीछे छुपी हुई होती है और यह असिस्टेंट डायरेक्ट उसी की ओर निकल चुकी होती है। ऐसा होते हुए देख वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि वह जब इसके सामने पहुंच रही थी तो लेडी वॉरियर ने भी इसे नोटिस कर लिया था और इसके सामने वह बहुत ही तेज़ी से आकर इनसे उन नीडल्स अटैक्स को वहीं पर रोक देती है। और हम देखते हैं ये दोनों आपस में यहीं पर हवा में ही इसी तरीके से नीडल और स्वॉर्ड को आपस में टकरा रहे होते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को सप्रेस कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर हमारी लेडी वॉरियर को काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर दिक्कत हो रहा होता है, क्योंकि उस असिस्टेंट ने यहाँ पर अपने नाइफ के साथ-साथ अपने उन वायर्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होता है, जिसकी वजह से वह यहाँ पर इस खुले एरिया का पूरा फ़ायदा उठा पा रही थी और अपने उस नीडल्स में उन वायर्स को कनेक्ट करके अलग-अलग डायरेक्शन से हमारी लेडी वॉरियर पर लगातार अटैक कर रही होती है। बट हमारी जो लेडी वॉरियर होती है वह भी अपने स्वॉर्ड्स को अलग-अलग डायरेक्शन में घुमाते हुए इनके वायर्स को काटने की कोशिश कर रही होती है और उन्हें दूर धकेलते हुए तेज़ी के साथ इसी की ओर हमला करने के लिए बढ़ रही होती है। बट हम देखते हैं कि तभी इतनी ही देर में योंग भी यहाँ पर पहुँच चुका होता है और वह एक विंड ऑफ हेल टेक्निक किक का इस्तेमाल करता है। जो किक अटैक होता है उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और ये जो असिस्टेंट होती है जिसकी वजह से वह जंप लगाकर उससे बचने की कोशिश करती है। बट जब वो हवा में ही होती है तो उसी समय लेडी वॉरियर का एक स्वॉर्ड अटैक आता है जो कि एक अल्टीमेट स्ट्राइक होता है, जो सीधे इसके हेड पर वार लगने वाला होता है। बट ये अपने हेड को ऊपर साइड करके उसके बाहर से बच चुकी होती है। अगर यह अटैक सीधे उसके उस वाइट वाइट पॉइंट पर लगता है तो यह यहीं पर खत्म हो जाती है। बट हम देखते हैं असिस्टेंट फिर वापस से नीचे आ चुकी होती है और अपने नाइफ के साथ इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। बट इस अटैक से हम देखते हैं कि दोनों ही बच चुके होते हैं और ये आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। योंग कह रहा होता है कि डैम, मैं एक भी हिट उसे नहीं लगा पा रहा हूँ। लेडी वॉरियर कहती है तुम सही कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और अनप्रिडिक्टेबल है, हम उसका अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि वह कब और किस ओर से आ रही है। अगर हम कोई रास्ता उसे बिल्कुल भी देते हैं, अगर थोड़ा सा भी हम ढीले पड़ते हैं तो वह तुरंत ही मयूंग वॉल पर हमला कर देगा और उसे मार डालेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर योंग बोल रहा होता है इसके कवच को जरा देखने पर लगता है कि यह सिर्फ अपने मतलब बाहर के इसी एरिया के पोस्टर को बचा रही है। अगर हम उनके उस अटैक्स पर उन पॉइंट्स पर कट लगाए जहाँ पर इसका प्रोटेक्शन लो है तो शायद हम इस पर हावी हो सकते हैं। उसे हमें बिल्कुल भी कोई भी हल्का मौका नहीं देना है। हम देखते हैं वे लोग अभी भी ऊपर से और नीचे से काटने की कोशिश कर रहे होते हैं इसे मारने की, बट वह असिस्टेंट जो होती है वो अभी भी जंप लगाकर इन लोगों के अटैक से आसानी से बच पा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ये जो असिस्टेंट होती है एक बहुत ही ज़्यादा लंबा जंप लगाती है और उस लॉन्ग जंप के साथ वह सीधे ट्री के ऊपर चढ़ जाती है और उसे ट्री के ऊपर इस तरीके से पहुंचते हुए देख ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और शांति से उसी की ओर घूर कर देख रहे होते हैं कि आखिरकार अब उसे किस तरीके से यहाँ पर मारा जाए, उसे मारने का अब अगला तरीका क्या होगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर जो असिस्टेंट होती है वो अपने उन नीडल्स के साथ अपने और भी वायर्स को कनेक्ट कर देती है और वह यहाँ पर अपने एक अजीब से टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है। और हम देखते हैं उसे ऐसा करते हुए देख यहाँ पर यों कह रहा होता है कि व्हाट, आखिरकार इसके पास कितने सारे वेपन्स है जो यहाँ पर लगातार उन्हें निकालते ही जा रही है। तो लेडी वॉरियर बताती है कि ये स्टील वायर्स की तरह लग रहे हैं और उनमें एनर्जी भेजती है वह बहुत ही ज़्यादा कठोर और सख्त हो जाते हैं और यहाँ पर इसका अगर उपयोग एक मास्टर करता है तो वह इसे आसानी से चट्टानों को भी काट सकता है, इसलिए हमें इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और हम देखते हुए असिस्टेंट उन नीडल्स को पूरी तरह से अपनी एनर्जी में फ्लो कराने के बाद थ्रो करते हुए कहती है कि स्टील ट्रैप। और हम देखते हैं वह जो स्टील ट्रैप होती है वो बहुत ही बड़े एरिया को कवर कर चुकी होती है जिसके अंदर ये दोनों आ चुके होते हैं और ये दोनों ही उन वायर्स में फंसे जा चुके होते हैं, क्योंकि वो वायर्स जो होते हैं इसके ऊपर से गिर रहे होते हैं। तो यूँ कहते हैं कि आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर हम फंसने की वाले, हम इसे निकालने की कोशिश कैसे कर रहे हैं। तो लेडी वॉरियर कहती है कि डैम, हम पकड़े जाने वाले, हमें इन वायर्स को जल्द से जल्द काटना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो असिस्टेंट इन्हें बांधने के साथ ही इस पर हमला करने के लिए बढ़ती है और हम देखते हैं लेडी वॉरियर को जो अपने स्वॉर्ड स्लेश के साथ इसे वहीं पर मारने की कोशिश करते हैं। बट हम देख सकते हैं कि इस असिस्टेंट का कितना फास्ट मूव है, जो एक पल में ही उसके उस अटैक को बिल्कुल आसानी से डॉज कर चुकी होती है। और हम देखते हैं कि असिस्टेंट बिल्कुल भी उससे सामने से मारने वाली नहीं होती है, जबकि यह अपने नीडल्स का कंट्रोल करते हुए मयंक वॉल को पीछे से टैकल कर रही होती है। और हम देखते हैं उसके पीछे से आए हुए जो नीडल्स होते हैं वे इसके हाथ और पैर दोनों को सख्ती से बांध
बांध लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा होते हुए देख हमारी लेडी वॉरियर कहती है कि यह कमीना आखिरकार वो हमें पीछे से मारने की कोशिश कर रहा था, और जबकि मैं सोच रही थी कि वह सामने से अटैक करेगा। मैं अपनी यहाँ पर एनर्जी का अगर उपयोग नहीं करती हूँ अपनी बॉडी को मतलब बचाने के लिए लेयर के तौर पर, तो मेरी ये जो स्टील इसकी जो ये स्टील्स वायर्स है, ये आसानी से मेरी बॉडी को कट सकती हैं। और हम देखते हैं उसे इस तरीके से बंधे देखने के बाद वह एशियन तुरंत ही ऊपर की ओर देखती है और तेजी के साथ इसे मारने के लिए बढ़ती है। बट हम देखते हैं योंग जो होता है वह बीच में आकर इसे इंटरप्ट कर देता है और इसे वहीं पर रोकने की कोशिश करता है। तो यह जो होती है एशियन, वह कह रहा होता है कि सरपेंट स्ट्राइक, और हम देखते हैं इस स्ट्राइक की वजह से योंग भी यहाँ पर बंधा चुका होता है और उन वायर्स में पूरी तरह से लिपट चुका होता है। और जब उनसे वो छुड़ाने की खुद की कोशिश करता है तो उसके देखते हैं कि कट लगने लगते हैं, और वह कह रहा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इन वायर्स में काफ़ी ज़्यादा जान है, यह पहले से काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं। अगर मैं अपनी बॉडी की एनर्जी की लेयर का इस्तेमाल ना करूँ तो मैं यहाँ पर कट सकता हूँ, या आसानी से हमें काट सकता है। हम देख पा रहे होते हैं साफ-साफ कि वो ताकत लगाता है तो उसके बॉडी पर पूरे कट्स पड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम लेडी वॉरियर को देखते हैं, वो कहती है कि बस थोड़ा-सा वेट करो योंग, मैं वहाँ पर आ ही रही हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जो कि एक हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक होती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा बवंडर क्रिएट होता है, और वह उस एनर्जी फ्लो में ही वो उन वायर से छूट चुकी होती है, साथ में योंग भी। और हम देखते हैं कि असिस्टेंट जब सामने की ओर देख रहा होता है तो वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है और उस मतलब धुआँ-धुआँ हो चुका होता है। तो उस धुएँ से अचानक से योंग और लेडी वॉरियर दोनों ही इसके साइड से होकर निकलते हैं और सीधे इस पर अपने-अपने अटैक्स को लैंड कर देते हैं। और ये जो असिस्टेंट होता है इनके बीच में होता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल पिसने वाला होता है। बट हम देखते हैं वो अपने वायर्स की मदद से वापस उस ट्री की ओर ही पहुँच जाती है, और उसे इस तरीके से बचकर निकलते हुए देख योंग कह रहा होता है कि धिक्कार है, मेरा पूरा शरीर यहाँ पर अस्त-व्यस्त हो गया है, मतलब कि पूरी तरह से थक चुका है, और ये इस तरीके से हमसे हमारे वार से बचते जा रहे हैं। तो लेडी वॉरियर भी कहती है कि रोना बंद करो और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सतर्क रहो। अपनी ताकत को यहाँ पर अब रोकने की आवश्यकता नहीं है, जितनी जान है सब झोंक दो। और हमारा सीन दूसरी ओर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं झरने को और फिर कुछ कटे हुए पेड़ों को, जो कि यहाँ पर उस लंबू एसेसियन हांग के साथ हमारा ओल्ड मैन हान लड़ रहा होता है। कैसे हम चट्टानों को भी देखते हैं जो उन वायर से कटे हुए होते हैं। फिर अचानक हम एक बीम को निकलते हुए देखते हैं, और फिर देखते हैं कि दाहिने करके कई सारे एनर्जी बीम्स निकलते हैं, और हम उस लंबे असिस्टेंट को देखते हैं हवा में उछलते हुए, और उसके साथ कई सारी चट्टानों को, और वह अपने उन चट्टानों को अपने उन वायर्स की मदद से रोक रहा होता है। और हम देखते हैं यार जो चट्टान उछल रहे होते हैं, ये हमारे ओल्ड मैन के स्ट्राइक की वजह से हुई होती है, जो कि यहाँ पर एक जोरदार अटैक के साथ वह उनसे मतलब कि उन वायर्स को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। बट वो जो वायर्स होते हैं वह इसे वापस आकर इसको लपेट ही लेते हैं, और इसकी जो बॉडी होती है उसे पूरी तरह से कैप्चर कर देते हैं। और ऐसे में उसे कैप्चर होते हुए देख वह असिस्टेंट तेजी से इसके कंधे के ऊपर आता है और अपने नीडल से इसके कंधे को तोड़ने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं वो जैसे अपने नीडल को चुभाता है तो ओल्ड मैन अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है और एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिसके साथ ही वो सेशन सीधे ही हवा में मतलब कि उड़ जाता है, और हम देखते हैं वो दूर की ओर लैंड करता है, और ओल्ड मैन के कंधे में वो नीडल बस थोड़ा-सा घुसा होता है, और उसके बाद वह टूट चुका होता है। तो अपने नीडल को इस तरीके से बेकार होते हुए देख या जो सेशन होता है वह कहता है, सचमुच में तुम्हारा शरीर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना वह कहा जाता था वह बिल्कुल भी बेकार नहीं था, कि जो यहाँ पर किंग है स्ट्राइक किंग, वह एक चट्टान की तरह मजबूत है। आखिरकार मेरे ये जो स्टील वायर्स हैं, यह किसी मांस को भी काट सकते हैं और किसी चट्टान को भी, लेकिन ये तुम्हारे बॉडी को बिल्कुल भी काट नहीं पा रहे हैं, इसे तोड़ने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं ओल्ड मैन उस नाइफ को निकालते हुए कर रहा होता है आउच, और हम देखते हैं असिस्टेंट अभी भी उससे कहे जा रहा होता है, वैसे ये नीडल नहीं है, कुनाई है। जहाँ तक मैंने नारुतो वाले में एपिसोड में देखा इस तरह के वेपन को जब सामने से देख रहा हूँ तो। और असिस्टेंट कह रहा होता है, यदि मैं युद्ध के मैदान में तुमसे मिलता तो ज़ाहिर तौर पर मैं उन सैकड़ों सैनिकों की तरह ही मारा जाता, लेकिन फीस्ट किंग आखिरकार तुम इतने ज़्यादा प्रतिष्ठित हो और यहाँ पर ऐसा देखकर लग रहा है तुम्हारे साथ लड़ते हुए कि तुम मेरे मैच के नहीं हो। तो हम देखते हैं सुनकर ओल्ड मैन कहता है, तुम यहाँ पर मेरा खून बहा चुके हो और तुम कह रहे हो कि मैं एक फ़ीस्ट किंग हूँ, अविनाशी हूँ, और तुम कह रहे हो मेरा बॉडी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या बकवास कर रहे हैं। और वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम एक हथियार के तौर पर बहुत ही बेकार हो, क्योंकि कभी भी कोई असिस्टेंट इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। अच्छा तुमने जो यहाँ पर अभी कहा और इसलिए कहा क्योंकि मेरे एक भी हमले यहाँ पर तुम पर असरदार नहीं हुए हैं। एक भी मेरा अटैक जो है वो तुम पर लैंड नहीं हुआ है। अगर एक भी अटैक तुम्हें लग जाता तो ज़ाहिर तौर पर तुम अभी ये शब्द नहीं कह सकते थे, क्योंकि हर एक हमला मेरा तुम्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर असिस्टेंट अपने मार्क्स को मतलब टाइट करते हुए, सेट करते हुए कह रहा होता है, तुम तो यहाँ पर बातें बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर मेरे भी हमले तुम पर अच्छे तरीके से लैंड हो तो तुम भी नहीं बच पाओगे। और वह यहाँ पर कहता है कि लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार कौन किस पर हमला कर रहा है, क्योंकि मैं आज यहाँ पर तुम्हारे इन हाथों को काट दूँगा और तुम्हारे उस फ़ीस्ट किंग के नाम को मिटा दूँगा, और इसके बाद उस नाम को मैं रख लूँगा जो फ़ीस्ट किंग का किलर है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर परलोक में पहुँचाऊँगा और उस लेवल पर पहुँचूँगा। ये सुन ओल्ड मैन कहता है कि उफ़, उफ़, उफ़! हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो अपने औकात से ज़्यादा जुनूनी होते हैं। और हम देखते हैं ओल्ड मैन एक मतलब स्टैंस लेते हुए अपने मुट्ठी को टाइट कर कर सामने की ओर खड़ा हो जाता है और कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, तुम मेरे बिल्कुल भी मैच के नहीं हो, कंपैटिबल नहीं हो कि तुम मुझसे लड़ सको। और दूसरा जो ओर हमारा सीन जाता है, जहाँ पर हम हमारे इस लिटिल चोर को देखते हैं, मांझी को, जो कि तेज़ी के साथ यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर रहा है। बीच में एक रिकैप सीन आ गया है। उसके बाद फिर वापस हमारा सीन यहाँ फाइटिंग एरिया में आ जाता है, जहाँ पर ओल्ड मैन अपने पंचेस को इस पर लैंड करने वाला होता है, तो वो असिस्टेंट इसके ऊपर अपने नीडल से इसके गर्दन को एम लगाकर इस पर मारने वाला होता है। बट हम देखते हैं वो अपने उन अटैक्स को वहाँ पर नहीं मार पाता है। वो उसके अटैक से बचने के लिए बिल्कुल साइड से होकर निकल जाता है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन का जो अटैक होता है वो सीधे
चट्टान में लगता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर रिलीज़ होती है। और हम देखते हैं वो एसेसियन यहाँ पर तुरंत ही पीछे की ओर इसके आ चुका होता है और वो पीछे से हमला करने वाला होता है। तो इसे फ़ील करने के साथ ओल्ड मैन घूमकर एक और पंच रिलीज़ करता है, जिसके साथ हम देख पा रहे होते हैं साफ-साफ कि कई गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई होती है और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इस एसेसियन को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इस पर कई सारी चट्टानें भी आकर लैंड करती है और हम यहाँ पर देख पा रहे होते हैं 2 क्लोन है इसके। यह एसेसियन जो है वो क्लोन भी बना सकता है और छुपकर भी हमला कर सकता है और हम देखते हैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एसेसियन ने एक तीसरा भी क्लोन बनाया होता है, जो कि इसके ओल्ड मैन हान के बिल्कुल करीब और फेस टू फेस में होता है, जो कि नीचे की ओर से इसके पैर पर अटैक करता है और हम देखते हैं कि इसके इस अटैक की वजह से जो यहाँ पे ओल्ड मैन हान जो होता है, उसका पैर वहाँ पर पूरा तरह से छेद हो चुका होता है और ये आउट करता है और ये अपने पंच को साथ ही वहाँ पर तुरंत ही रिलीज़ करता है इसके गर्दन पर और हम देखते हैं ये एसेसियन अभी भी बचकर पीछे की ओर हट चुका होता है और हमारे ओल्ड मैन का अटैक वापस से फिर चट्टान में लग जाता है, जिस पर लैंड नहीं होता है। और इस अटैक को देखने के साथ ये एसेसियन कहता है कि सचमुच में यह काफ़ी ज़्यादा क्रूअल अटैक था, इतना खतरनाक अगर लैंड होता तो मैं खत्म होता। और वह उसे कहता है फिर भी यदि अगर तुम मुझ पर एक भी अटैक नहीं कर सकते हो तो यह एनर्जी और ये पावर सब कुछ बेकार है। हम देखते हैं इतना सुनने की देरी थी कि हम एक गोल्डन बाउंडर को उठते हुए देखते हैं, जो ओल्ड मैन ने रिलीज़ की होती है, जो कि विंड ऑफ हेल टेक्निक होती है। और हम देखते हैं इस बाउंडर को उठते हुए दूर से कहीं या जो हमारी मयूंग वॉल है वो भी देखते हुए कह रही होती है कि ये एक नेचुरल डिसास्टर है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वह जो अटैक किया होता है ओल्ड मैन ने हवा में, क्योंकि वह सेशन हवा में ही होता है, वहाँ पर सिर्फ चट्टानें उड़ रहे होते हैं, वह सेशन नहीं होता है। तभी अचानक से हमारे ओल्ड मैन के पीछे से निकलते हुए कहता है कि वास्तव में फिस्ट किंग में एक अच्छे जोड़ीदार बिल्कुल भी नहीं है लड़ते वक्त मेरे साथ। वास्तव में यहाँ फिस्ट किंग के अटैक ने मुझे एक बार भी हिट नहीं किया है। तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो। और हम देख पा रहे होते हैं नीचे साइड से कि उस असेसियन ने वापस से हान के पेट पर जहाँ पर हमला किया होता है उसी पर आकर अपनी कुनाई को वापस से डाल देता है और वह कहता है कि आपने युद्ध के मैदान में अनगिनत सैनिकों को मौत के घाट उतारा होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ उतारूंगा। ओल्ड मैन यह देखने के साथ ही तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करता है और वह सेशन फिर से वहाँ से बिल्कुल गायब हो चुका होता है और हम उसके कई सारे क्लोन्स को बनाते हुए देख पा रहे होते हैं। वह कह रहा होता है कि आपने युद्ध के मैदान में तो कई को मारा है, लेकिन अभी आपके साथ जो व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है वह मैं हूँ और जिसके मैच तुम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा जो नाम है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बेकार और शर्मनाक है जो तुम्हें दिया गया है, क्योंकि तुम उस पावर को दिखा ही नहीं रहे हो। तो हम देखते हैं सुनकर ओल्ड मैन उसकी ओर घूर कर देखता है, कहता है कि वाट, क्या तुम सचमुच में यह बात मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी पूरी पावर दिखाऊं? क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर चुपचाप मर सकते थे, लेकिन तुमने यह कहकर बहुत ही दर्दनाक मौत को अपने ओर बुलावा दिया है। और हम देखते हैं सुनकर सेशन हंस रहा होता है और वह अपने क्लोन्स को वहाँ पर बढ़ाए जा रहा होता है, जो कि वहाँ के चारों ओर चट्टानों में बढ़ते जा रहे होते हैं। और वे जो असेसियन होते हैं वह इसके ओर जंप लगाते हुए आते हुए कह रहे होते हैं, क्या तुमको लगता है कि तुम यह कर भी पाओगे? और हम देखते हैं वे जो क्लोन्स होते हैं वो लगातार यहाँ पर ओल्ड मैन पर अटैक कर रहे होते हैं, तो ओल्ड मैन भी अपने किक्स को चलाते हुए उन क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और हम देखते हैं वो उतने सारे क्लोन्स को देख रहा होता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए कितने क्लोन्स को बनाते हो, क्योंकि ये सारे बेकार है। तुम्हारा जो रिजल्ट है वह वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ है, जिन्होंने भी आज तक मुझसे लड़ाई की है। तब यहाँ पर असेसियन भी अपने वार को करते हुए इस पर मरते हुए कह रहा होता है कि फीस्ट किंग, मेरी जो यह कुनाई है वह सैकड़ों लोगों को मार चुकी है और उन सैकड़ों लोगों के खून से लथपथ है और इस बार यह तुम्हारे खून से भी यहाँ पर रंगेगी। और हम देखते हैं ओल्ड मैन चिल्लाता है, क्योंकि वह जो अटैक होता है इसके उस वापस से उसी घाव पर दोबारा किया गया होता है। यह देखकर ओल्ड मैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तू कमीने लगातार यहाँ पर उसी जगह पर अटैक किया जा रहा है जहाँ से पहले तूने अटैक किया हुआ है। पहले से ही मैं यहाँ पर गुस्से में आग बबूला हूँ और अब ऐसा लग रहा है कि मेरा जो एंगर है वह यहाँ पर एक्सप्लोर होने वाला है। हम देखते हैं उनके क्लोन को मिटा रहा होता है, उन्हें जमीन पर ही मतलब चट्टानों पर ही मार रहा होता है, उन्हें वहीं पर रोंद रहा होता है। बट वह क्लोन्स जो होते हैं वह और भी होते हैं, जैसे चारों ओर से घेर रखे होते हैं और वह क्लोन्स वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे सिर्फ चट्टान टूटे हुए होते हैं और वहाँ क्लोन वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं कितने सारे क्लोनों को देखकर ओल्ड मैन यहाँ पर एक एंगर वाला फेस बनाते हुए कहता है कि तुम सचमुच में अब मुझे यहाँ पर परेशान करने लगे हो। और हम देखते हैं तभी ओल्ड मैन खुद को शांत करता है और शांति से यहाँ पर खड़ा होता है और एक अजीब से स्टेंस को लेता है, मतलब एक टेक्निक को परफॉर्म करने वाला है और वहाँ पर वह उन मतलब कि मार्शल आर्ट स्टेप्स को निभाता है और निभाने के साथ फिर वापस से अपनी आँख को खोलता है। तो हम देखते हैं उसे इस तरीके से करते हुए देखिए असेसियन भी नोटिस करके कह पा रहा होता है कि जो यहाँ पर फिस्ट किंग है इसकी एनर्जी अचानक से बिल्कुल शांत हो चुकी है। और तभी वो बगल में देखता है कि उसका जो क्लोन होता है वहीं पर डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ओल्ड मैन ने यहाँ पर एनर्जी रिलीज फेस टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है, जो कि अपने हर एक फिस्ट के साथ एक एक एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और उसके साथ उसके जितने भी आ रहे हैं क्लोन होते हैं उन सभी जो क्लोनों को वह जाकर हिट हो रहा था वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। और ओल्ड मैन यहाँ पर एक क्रेजी लुक देते हुए उसे कहता है कि खेल का समय खत्म हो चुका है कमीने, अब आ तेरी बारी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी एसेसियन होते हैं, मतलब क्लोन जो होते हैं वो उसके पीछे से सीधे इसके पीठ की ओर हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। बट ओल्ड मैन जो होता है वो लगातार अपने पंचेज़ को चलाया जा रहा होता है और उन पंचों से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है कि जिसकी वजह से हम देख पा रहे होते हैं साफ-साफ एक साइड से जितने भी क्लोन आ रहे होते हैं, वे सारे यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। और अपने इन क्लोनों को इस तरीके से मार खाते हुए देख, डिस्ट्रॉय करते हुए देख, यहाँ पर ये एसेसियन कहता है कि यह एनर्जी बिल्कुल भी आंतरिक एनर्जी की तरह है और इसकी जो अटैक है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये अचानक करती है और इसकी स्पीड और सटीकता बिल्कुल पहले से बढ़ चुकी है। अगर मैं इसे यहाँ पर मारने के लिए कुछ और ना करता हूँ तो जल्दी मेरे क्लोन्स खत्म हो जाएँगे। और वो ऊपर की ओर जंप लगाते हुए कहता है कि मतलब कि मेरे पास थोड़ा-सा समय है, उसी समय में मुझे एक इस पर खतरनाक अटैक करना होगा, जिसके साथ मैं इस
फाइट को यहाँ पर ख़त्म कर सकूँ। और हम देखते हैं उसे वह ऊपर में जाकर एक चट्टान पर खड़ा हो चुका होता है, और इसके जितने भी क्लोन होते हैं वो वहाँ पर जाकर लड़ रहे होते हैं। तब तक ये अपने पास से अपने उन स्टील वायर्स को कई सारे गुना निकालता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में, और उन सभी को कंट्रोल करते हुए अपनी एक स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। और इस स्ट्राइक टेक्निक का वह नाम लेता है कि पर्पल सरपेंट स्ट्राइक। और हम देखते हैं कि इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के साथ वह सीधे यहाँ पर जंप लगा देता है उन सभी वायर्स के साथ, और हम देख पाते हैं उन वायर्स ने यहाँ पर एक सरपेंट का मतलब कि फॉर्म किया होता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरनाक एकदम अजीब सा डीमन मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। और वह अपने बड़े समूह को खोलकर डायरेक्ट इस ओल्ड मैन को निगलने के लिए तैयार होता है। और हमें इसे दिखाया जा रहा होता है इस तरीके के फॉर्म में, इसलिए दिखा होता है क्योंकि इन सभी नीडल्स को वहाँ पर उसी फॉर्म में आगे की ओर बढ़ाया जा रहा होता है। और इसके इस अटैक को आते हुए देखकर यहाँ ओल्ड मैन कहता है ये तो, और वह अपनी फिस्ट को मुँह कसता है और कहता है कि एक-एक करके काटने के लिए बहुत सारे हैं, तो मुझे यहाँ पर एक साथ इन सबको निपटाना होगा। और हम देखते हैं कि वही जो नीडल्स होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में इसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी ओल्ड मैन ये भी नोटिस करता है कि असैसिन इसके पीछे की ओर आ चुका है, और यह दूसरी ओर से हमला कर रहा है, और सामने से बहुत बड़ी मात्रा में वो नीडल्स आ रहे हैं जिन्हें यहाँ पर डॉज करना आसान नहीं होगा। और ये असैसिन हमला करते हुए कह रहा होता है इस अटैक के साथ मैं तुम्हारे हार्ट में एक छेद बनाऊंगा फिस्ट किंग। और हम देखते हैं यहाँ पर फिस्ट किंग बस नोटिस कर रहा होता है कि इतने सारे अटैक्स इस ओर से आ रहे हैं और ये असैसिन इस ओर से आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये गुस्सा हो जाता है। और हम देखते हैं इसके आँख को चमकते हुए, और फिर वो अपनी मुट्ठी को तैयार करता है, और हम देखते हैं वह मतलब कि एक सर्कल फिस्ट को चलाने वाला होता है, क्योंकि उसको पीछे करके सबसे पहले वो असैसिन की ओर चलाता है। और हम देखते हैं वो असैसिन को धक दबोचता है उस अटैक पर, और उस जो फिस्ट को चलाया होता है वो एक सर्कल फिस्ट होता है, जिसकी वजह से वो उसको अपने समेत लेते के साथ वो उन नीडल्स की ओर उसे घुमा देता है और अपने फिस्ट को पूरी तरह से रिलीज करता है। और हम देखते हैं उससे इतनी एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से वह जो असैसिन होता है वह तो यहाँ पर लपेटा ही जाता है, साथ में उसके नीडल्स भी उन सभी को सीधे सामने की ओर रिलीज कर दिया गया होता है। और यह टेक्निक जो ओल्डमैन ने इस्तेमाल की होती है वह होता है ट्रू विंड ऑफ हेल। और हम देखते हैं इस अटैक की वजह से वहाँ पर बस उसके मार्क्स को हम टूटते हुए देख पा रहे होते हैं, क्योंकि वो अटैक इसे भी हिट हुआ होता है। फिर हमारा सीन दूसरी ओर जाता है, जहाँ पर दूसरा जो असैसिन होता है बेगजी, उसका भी यहाँ पर मार्क्स टूट चुका होता है, और वो अपने चेहरे को छिपा रहा होता है और अपने लाल एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है। अपने वो उन लाल खूनी आँखों से इन्हीं को घूर कर देख रहा होता है। उसे इस तरीके से देखते हुए देख यहाँ पर यूँ कह रहा होता है कि आखिरकार यह बास्टर्ड जो हमें इतने देर से परेशान कर रहा है, फाइनली उस पर एक हिट तो लैंड हुआ। तो यह सुनकर लेडी वॉरियर कहती है लेकिन इससे उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या वह फिर हम पर यहाँ पर हमला करेगा? तो यूँ कहता है मुझे नहीं पता, उसका मुकुटा यहाँ पर टूट चुका है, तो शायद वह पिछली की बार की तरह वापस भाग भी सकता है। तो यहाँ पर हमारी लेडी वॉरियर बिल्कुल तैयार हो चुकी होती है कि अगर वो भागता है तो सीधे उस पर अटैक करने के लिए उसके पीछे जाना है। हम देखते हैं वो असैसिन जो होता है वो बिल्कुल भी भागने के मूड में नहीं होता है, और वह अपने उन कुराइयों को घुमाते हुए इन्हीं की ओर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यूँ कह रहा होता है कि लगता है इस बार वह किसी कारण की वजह से यहाँ से भागना नहीं चाहता है। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर इससे अंत तक लड़ना होगा। तो लेडी वॉरियर भी कहती है हाँ, वह यहाँ पर बिल्कुल लाइफ और डेथ के बैटल की तरह पूरी तरह से लड़ना चाहता है। और हम देखते हुए असैसिन जो कि खूनी की तरह बिल्कुल इनको लुक दे रही होती है कि आज आज तुम लोग को काट के रहूँगी किसी भी कीमत पर। तो यूँ कहता है कि ओए स्वॉर्डमैन, मुझे लगता है कि, और हमारा फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है, और हम यहाँ पर जो हमारी मयूंग गोल है उसको देखते हैं, जो हैरानी से दूसरी ओर देख रही होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा यहाँ जो जो लिटिल चोर है वह चुका होता है मंगजी, और कह रहा होता है कि हे चेयोंगवांग, आखिरकार तुम पायोलियन पर नहीं थी तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा तुम्हें ढूंढते हुए। तो यहाँ पर हम देखते हुए आपके कह रहा था कि आज से आपने जो कहा था मैंने वह सब कुछ कर दिया है, और यह रहा वो लेटर जिसका आप इंतजार कर रहे थे, यह रहा वो दस्तावेज जैसा आपने कहा था। तो यहाँ पर ये सुनकर वह कहती है कि बहुत अच्छा, गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और फिर हम देखते हैं दूसरी ओर का सीन, जहाँ पर एक जोरदार एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और यहाँ पर ये गोल्डन हो रहा है और हमारे ओल्ड मैन का होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही धमाका कर रहा होता है। और हम दूसरे एसेसियन बेगजी को देखते हैं जो कि तेजी के साथ हम मयूंग गोल को मारने के लिए बढ़ रहा होता है, और हम देखते हैं उसे अपनी ओर आते हुए देखकर मयूंग गोल भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है। बट उसका पीछा जो हमारा योंग है वह कर रहा होता है, और जो लेडी वॉरियर होती है वह दूसरी ओर से उस असिस्टेंट को घेरने के लिए जा रही होती है, और मयूंग गोल हैरानी के साथ सामने देख रही होती है। तो हम देखते हैं कि हमारा सीन वापस से इस ओल्ड मैन की ओर किया जाता है, जहाँ पर वह फिस्ट अटैक उसने यहाँ पर इस असिस्टेंट पर लैंड किया होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर पल-पल में सीन बदलते रहता है, दोनों ओर के दिखाया जा रहा है। और हम देखते हैं झरने के बगल में बड़े से चट्टान में एक जो मतलब कि गहरा अटैक हुआ होता है, और वह असिस्टेंट वहीं पर ढेर हो चुका होता है, उसको खून खाँस रहा होता है, और उसकी बॉडी पूरी तरह से जख्मी हो चुकी होती है, क्योंकि हमारे ओल्ड मैन के उस सर्कल पंच में वह निपटा दिया गया है। और हम देखते हैं ओल्ड मैन फिर उसके सामने पहुँचता है और कहता है कि ओहो, तुम अभी भी जीवित हो। इसलिए मुझे उस समय इतना पैथेटिक महसूस हुआ, मुझे एक गंदा एहसास हो रहा था कि आखिरकार मेरा जो अटैक है वह तुम पर ठीक तरीके से लैंड नहीं हुआ, तो तुम इसे भी यहाँ पर चकमा दे पाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सुनकर ये असिस्टेंट कह रहे होते हैं तुम एक राक्षस हो, राक्षस, नामुमकिन, आखिरकार एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तुमने यहाँ पर जो ये अटैक किया है वह इतना खतरनाक है कि वह कई सारे लोगों को मार सकता है। तुम यहाँ पर हमारे साथ इस तरीके से खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? तो हम देखते हैं सुनकर ओल्डमैन कहता है, हैं? क्या बकवास कर रहा है? खिलवाड़? कहता ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर रहा था, बल्कि पूरी फ़ोकस के साथ तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई राक्षस हूँ? तुम इसके मतलब कि बहुत ज़्यादा ही कर रहे हो। और वह सेशन यहाँ पर मतलब कि बेहोश होने के कगार पे होता है, और वह उसका कहना था कि तुम यहाँ पर इतने समय तक मुझसे खेल रहे थे और अपनी फुल एनर्जी से लड़ नहीं रहे थे। ओल्डमैन उसे कह रहा होता है कि बिल्कुल नहीं, मैं एक इंसान हूँ, तुम देख सकते हो मैं एक बूढ़ा हूँ, जो कि अब यहाँ पर अच्छे तरीके से चल नहीं सकता है, बस चीज़ों को थोड़ा बहुत भूल जाता है, और मैं उस अपने छोटे से लिटिल पिल्ले को यहाँ पर हर एक चीज़ों को सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये ओल्ड मैन यहाँ पर फुटवर्क टेक्निक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर लाइट फुटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। इसलिए तुम मेरे इतने समय से इतने अटैक्स को डॉज कर पा रहे थे, लेकिन जब तुमने यहाँ पर सामने से बिल्कुल
मुझ पर हमला करने का निश्चय कर लिया। तो उस वक़्त तुम मेरे एरिया में आ चुके थे, मेरे मतलब कि रेटिना में, मेरे डोमेन में, तो जिसकी वजह से तुम यहाँ पर लपेटे गए हो। समझ में आया? थोड़ी देर के लिए ही सही, तुमने जो मेरे अटैक को सहा है, इससे तुम्हारी ये हाल हुई है। ये ओल्ड मैन अगर फुटवर्क टेक्निक को इस्तेमाल कर पाता तो तुम अभी तक बिल्कुल खत्म हो चुके होते। तो ये सुनकर यहाँ पर असिस्टेंट कुछ समझता है और कहता है कि अच्छा, तो एक फिस्ट किंग जो कि यहाँ पर लाइट फुटवर्क टेक्निक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और फिर हम देखते हैं वो अपने हाथों को मतलब कि थोड़ा-सा उठने के लिए कोशिश करते हुए कहता है कि तो लगता है अगर मैं यहाँ पर लाइट फुटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल कर सकूँ, तो तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल नहीं पकड़ सकते हो। और वो पल भर में वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है कि अब मैं चलता हूँ। और हम देखते हैं उसे इस तरीके से भागते हुए देखो कहता अरे यार, ये क्या किया मैंने? मुझे तो यहाँ पर उसे नहीं बताना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और हमारा सीन वापस यहाँ पर एक थंबनेल को दिखाया जाता है, जो हमारा लिटिल चोर ने यहाँ पर इसके यहाँ पर जाकर कुछ-कुछ कामों को किया है। और मतलब कि सोने-वोने शायद दे के आया है इस बंदे को कि क्या-क्या कौन डील करके आया है, उसके बारे में भी पता चलेगा। और हम देखते हैं हमारी जो यहाँ पर मयंगोल है वो उस लेटर को ले लेती है। और हम एसएसएन को देखते हैं जो कि तेज़ी के साथ यहाँ पर मयंगोल को हमला करने के लिए बड़ी होती है। और जो हमारा यंग होता है वह तो इसके पीछे की ओर गया होता है, और वह तोसेंग तोसेंग चिल्ला रहा होता है। तो हम देखते हैं वो असेसिन जब सुनती है कि यह पीछे की ओर आ रहा है, तो वह इस बार सबसे पहले इसी को मारने का निश्चय करती है और बहुत ही तेज़ी के साथ इसके ऊपर अटैक करने के लिए मुड़ जाती है। और फिर वापस हमारा सीन उस जगह पर आ जाता है थोड़ी देर पहले का, जहाँ पर योंग ने कहा था कि ओए स्वॉर्ड वुमन, तो स्वॉर्ड वुमन इसकी ओर देखती है और कहती है क्या हुआ? तो वहाँ पर योंग ने बताया था कि मुझे लगता है कि वह जो असिस्टेंट है वह बार-बार एक अजीब से मूव को फ़ॉलो करती है, और मैंने उसके उस पैटर्न को देख लिया है। क्योंकि जब भी वह हमला करती है तो वह सामने की ओर करती है, जबकि वह नाटक होता है और वह पीछे की ओर से वार करती है। लेकिन जैसे ही हम उसके करीब जाते हैं, उसके एरिया के बहुत ज़्यादा ही अंदर चले जाते हैं, तो वह सीधे तौर पर अटैक करती है। वह उस वक़्त नाटक नहीं कर रही होती है। तो इस बार जब मैं उसके बहुत ज़्यादा करीब जाऊँगा और वह हमला करेगी, तो मैं उसे पकड़ लूँगा, उसे ग्रैब कर लूँगा, चाहे वह जिस तरीके से भी जैसे भी हमला करे, मैं उसे पकड़ कर रखूँगा। तुम्हें उस वक़्त का फ़ायदा उठाते हुए उसे मौत के घाट उतारना होगा। तो ये सुनकर लेडी वॉरियर कहती है, क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई टेक्निक है कि तुम उसे कैप्चर कैसे करोगे? तो यहाँ पर हमारा योंग जो होता है गधा कहता है कि नहीं, यह मेरा डिटर्मिनेशन है, मतलब कि दृढ़ संकल्प है कि मैं उसे पकड़ ही लूँगा, पकड़ के ही रहूँगा। तो ये सुनकर लेडी वॉरियर कहती है कि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर वापस से हमारे यहाँ प्रेजेंट में सीन आ चुका होता है, जहाँ पर वो असिस्टेंट घूमी होती है और यूँ चिल्लाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं उस असिस्टेंट को, जो कि अपने उस कुनाई को सीधे हमारे यूँ के पेट के मतलब कि आर-पार कर देती है, उसे पूरी तरह से गड़ा देती है। और उसे इस तरीके से अटैक करने के बाद यूँ को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो असिस्टेंट इसी की ओर देख रही होती है। तो यूँ यहाँ पर सबसे से पहले तो उसके उन जो उसने धँसाया होता है, उन हाथों के साथ उन कुनाइयों को पकड़ लेता है, और उसके बाद इसके पीछे की ओर से इसके बाल को पकड़ता है और इसे अपने पास कैप्चर कर लेता है। तो हम देखते हैं उसे इस तरीके से कैप्चर करते हुए देख, जो हमारी लेडी वॉरियर होती है वह भी बहुत ही तेज़ी के साथ अपने स्वॉर्ड को लेकर आगे की ओर बढ़ती है और एक अल्टीमेट स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जो कि इसके पीठ पर होता है और सीधे इसके पीठ के आर-पार वह अटैक करती है। और उस अटैक को करने के साथ अपने स्वॉर्ड को खींच कर निकालती है, जिसकी वजह से ये असैसिन भी दूसरी ओर उस खून के छींटे की तरह छिटा जाती है, दूर भीग जाती है। और हम देखते हैं उसे दूर फेंकने के बाद हमारी लेडी वॉरियर उसी की ओर स्वॉर्ड तान कर खड़ी होती है और फिर वह यहाँ पर योंग को देखने लगती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो योंग? तो हम देखते हैं योंग कह रहा होता है कि नहीं, यह बस थोड़ा-सा और करीब था। मुझे लगा कि मैं आज यहाँ पर मार ही जाता, लेकिन उसने यहाँ पर जो अटैक किया वो कुछ ज़्यादा ही अंदर चला गया। और हम देखते हैं वहाँ पर लेडी वॉरियर उसके उस अटैक वाली जगह पर देखने लगती है, जहाँ पर योंग ने अपने उन पट्टियों के बीच में कुछ लोहे के प्लेट्स को रखा होता है और उसे देखकर कह रही होती है कि मैं तुम्हारे खून को सबसे पहले रोकना बंद करता हूँ, लेकिन ये क्या है? तो योंग बताता है कि मैंने सोचा था कि वह मुझ पर दोबारा हमला करेगी, इसलिए मैंने पहले ही उसे रोकने के लिए यहाँ पर कुछ आयरन मेटल्स का उपयोग कर लिया था। और यह मुझे तुम्हारे उस मतलब कि गार्ड वालों में से नहीं है वो इनका वॉइस कैप्टन, और उसका उससे उसकी मदद मांगी थी, क्योंकि इसने जब मुझ पर पिछली बार हमला किया था तो उन हमलों की वजह से मेरा हाथ पूरी तरह से सून पड़ चुका था और मेरे पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था। इसलिए मैंने अपनी इन पट्टियों के अंदर कुछ आयरन प्लेट्स का उपयोग किया, ताकि वह मुझे यहाँ पर एक कवर के तौर पर काम कर सके। जब तुम्हारा वह गार्ड मुझे दवाई देने आया था, तो उस वक़्त मैंने उसके साथ उस प्लेट्स को भी उससे ले लिया था। वो या मेरे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम आए। उसका मेरा ऐसा डिसीज़न बिल्कुल सही था। और हम उस डिसीज़न को देखते हैं जो वहीं पर पड़ी होती है, धराशायी होती है, क्योंकि इसको यहाँ पर तो एक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डीप अटैक लगा है। और यहाँ पर लेडी वॉरियर कह रही होती है कि बकवास मत करो, तुम यहाँ पर मरने के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। तो हम देखते हैं योंग यहाँ पर खुद को सँभालते हुए, उठते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार जो कुछ भी हो, आखिरकार मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल सेफ़ हूँ। और वो कहता है मैं अकेले बिल्कुल भी यह नहीं कर सकता, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। इसलिए जब मैं यहाँ पर से चला जाऊँगा और जब मैं अपनी ट्रेनिंग में वापस लौटूँगा, तो क्या तुम उस वक़्त मेरी मदद करोगे लेडी वॉरियर? तो हम देखते हैं सुनकर वह कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम? ऐसे सिचुएशन में तुम यहाँ पर क्या सीरियस भी हो? तुम मुझसे यहाँ पर बेशर्मों की तरह ट्रेनिंग की भीख माँग रहे हो, मदद कर रहे हो, मदद माँग रहे हो। ऐसे सिचुएशनों में आखिरकार कौन इस तरीके की बातें करता है? और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से हमारा जो लिटिल चो है वो चिल्लाते हुए खड़ा होता है, ओए ओए योंग, क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके? तो योंग कहता है नहीं, बस वो थोड़ा-सा मेरे पेट में एक होल हो चुका है। तो हम देखते हैं इसकी इन बातों को सुनकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मयूंगोल हैरान होती है, क्योंकि यह सोच रही होती है कि आखिर ये मेरे लिए क्या-क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा मांझी आते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम मरने वाले तो नहीं हो? तो वो कहता है बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक आवाज़ गूंजती है कि डैम स्टूपिड बेगजी, आखिरकार तू यहाँ पर इन 2 छोटे-मोटे बंदों को भी नहीं मार सका, इन्हें भी संभाल नहीं सका, इनसे भी तू हार गया, यहाँ पर इनमें असफल हुआ। और नितिन इस आवाज़ को सुनने के साथ ये दोनों मतलब तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि वह जो एसेसियन भागा हुआ होता है हमारे ओल्ड मैन के पास से, वह यहाँ पर आ चुका होता है और इसके गर्दन पर अपने कुनाई को रख लिया होता है। और वह कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक रिज़ल्ट है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वह कह रहा होता है कि आज मैं अपने यहाँ पर हालाँकि मतलब कि फाइटिंग में हार चुका हूँ, लेकिन अपने मिशन को बिल्कुल भी हार नहीं सकता हूँ, उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे
सकता हूँ। तो हम देखते हैं उसे देखते हुए, इसे करते हुए देखिए दोनों चिल्लाते हैं मयूंग बोल और यूँ करा होता है कि डैम! ओल्ड मैन ने आखिरकार ये क्या किया? वह इसे भी नहीं संभल सका, आखिरकार वो बुढ़ा कर क्या रहा है? और हम देखते हैं यहाँ पर ये जो मयूंग बोल होती है वो कह रही होती है कि वेट, थोड़ा-सा इंतज़ार करो। सबसे पहले तुम इस अनुबंध को पढ़ लो, इस लेटर को पढ़ लो, उसके बाद भी कुछ करना। और हम देखते हैं वो अपने पास से उस लेटर को निकालने लगती है और उस लेटर को निकालते हुए कह रही होती है, जिन लोगों ने तुम्हें मारने का काम सौंपा था, उन्होंने इस काम को डिनाई कर दिया है और मतलब कि उसे कैंसल कर दिया है और मुझे मारने के काम को यहाँ पर टलवाने को कहा है, क्योंकि मैंने उनके साथ एक डील कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से वो तैयार हो चुके हैं कि वो मुझे नहीं मारेंगे और तुमको इस मिशन के लिए जो भी रकम की बात की गई थी, उस रकम को मैं ही दूँगी, उन सभी पैसों को मैं ही चुकवाऊँगी। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारा यहाँ और जो लिटिल थिप होता है, मांझी वो यहाँ पर गया, इस लेटर को दिया, जिसके बाद उससे उस लेटर को ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया, जो कि यहाँ पर इस असिस्टेंट ने उनसे लिया था, मतलब बनवाया था कि हाँ, उसको मारेंगे तो इतना तुम दोगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इन सभी लेटरों को वहाँ पर वो देख रहा होता है, जहाँ पर वो मोहर भी लगा हुआ होता है और यहाँ पर मयूंग बोल रहे थे, उन सभी शर्तों को मैं स्वीकार करती हूँ, जो कि इन लोगों ने यहाँ पर करके भेजा है और सभी चीज़ें मतलब कि सेटल हो चुकी हैं। इसलिए अब तुम्हें मुझे मारना बिल्कुल ही बेकार होगा और व्यर्थ होगा। तुम फालतू में मुझे मारोगे, तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। हम देखते हैं उन लेटरों को वह पढ़ रहा होता है और कहता है कि क्या सचमुच में? और फिर हम देखते हैं कि वह फिर भी यहाँ पर मतलब अजीब महसूस कर रहा होता है और वह कहता है कि तुम एक वेश्या हो, तुम यहाँ पर आखिरकार एक लेटर के द्वारा मुझे यहाँ पर धोखा देने की कोशिश कर रही हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन आ चुका होता है और वह कह रहा होता है, मुझे माफ़ कर देना। मैं उसे मतलब वो मुझसे चूक गया, मिस हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर यूँ करा होता है कि आखिरकार बुरे आदमी, तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पर हम दूसरी ओर देखते हैं जो असिस्टेंट करने लगता है कि तुमको लगता है कि तुम मुझे इस कागज़ के टुकड़े से बेवकूफ़ बना सकती हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर तुमसे यहाँ पर डेथ कॉन्ट्रैक्ट को लिया था, मतलब तुम्हारा डेथ कॉन्ट्रैक्ट को लिया था, तो मैं उसे कंप्लीट ही करूँगा, चाहे वो बास्टर्ड यहाँ पर अपने बात के लिए ही क्यों ना मुकर जाए। यहाँ पर पहले ही मैं लड़ाई को हार चुका हूँ और अब मैं अपने मिशन को बिल्कुल भी हार नहीं सकता हूँ। मैं पूरी तरह से ज़ख्मी हूँ इन अनजान गधों की वजह से। और हम देखते हुए अपने नायक को बिल्कुल तैयार कर चुका था इसे मारने के लिए। कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग महसूस कर रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में पहुँचकर, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आज मारना ही होगा। और ये अपने पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए इसे मार रहा है, जबकि बोला जा रहा है कि भाई तेरे को पैसा भी मिलेगा, निकल चुपचाप से, यहाँ सब सेटल हो चुका है। हम देखते हैं यहाँ पर यूँ चिल्लाते हुए कहता है कि चौसेंग। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइफ को अचानक चलता है एक रेड ऑरा, जो कि यहाँ पर इस असिस्टेंट के गर्दन के पास से होकर निकला होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा लिटिल असिस्टेंट बेगजी है उसने यहाँ किया होता है और इसने यहाँ पर अपने ही मास्टर के गर्दन को काट दिया होता है। और हम देखते हैं इसके गर्दन काटकर यहाँ पर नीचे की ज़मीन पर गिर रही होती है और वहाँ गर्दन काटने के साथ साथ उसने यहाँ पर इसके हाथ को भी काट दिया होता है। और हम देखते हैं फिर वह इसके गर्दन को यहाँ पर बालों के सहित उठाता है और कहता है कि एक हत्यारा पैसे के लिए केवल हत्या करता है। यदि वह यहाँ पर इस रियलिटी को नकारता है तो इसका मतलब है कि वह अपने भावनाओं में बह चुका है और वह अब एक असेसियन नहीं है। तुमने यहाँ पर असेसियनों का इस रूल को तोड़कर अपमान किया है, क्योंकि इस रूल को तुम्ही ने मुझे सिखाया था, क्या तुमने नहीं सिखाया था? और वह उस मरे हुए कटे हुए सर को कह रहा होता है और वह सामने की ओर देख रहा होता है उनकी और कहता है कि तो इसने यहाँ पर अपने नियंत्रण को खो दिया और अपने लाभ को भुला दिया, इसलिए अब से यह हत्यारा बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये एक बहुत ही शांत और कोल्ड लुक दे रहा होता है। अरे मैं इसके इसी लुक और इसी हेयर की वजह से कंफ्यूज था कि यह था है कि थी है, बट अभी तक तो इसको फिजिकली देख के था ही लग रहा है, बट शक्ल से नहीं भाई। और यह कह रहा होता है कि सचमुच में यह बहुत ही ज़्यादा पथेटिक था जो तुमने आज तक मेरे साथ करते हुए आया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो कटा हुआ सर था इसमें अभी भी जान थी और यह बोल रहा होता है कि लगता है तुम पागल हो चुके हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर पकड़े गए हो, अब तुम इनके द्वारा मारे ही जाओ, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यह जो बंदे होते हैं काफ़ी हैरान होता है। ओल्ड मैन कह रहा होता है कि सच अ डीप बॉन्ड यार, मास्टर और स्टूडेंट के बीच एक गहरा रिश्ता होता है, तुमने अपने मास्टर की हत्या कर दी। बेचारा यहाँ पर प्रताड़ित है स्टूडेंटों के ज़रिए और यहाँ पर वैसा ही सीन देख रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह जो इसका असिस्टेंट होता है बेगजी, वह कहता है कि वह मेरा गुरु और मेरा ग्रैंडफ़ादर था, जिसने मुझे जन्म से ही अब हत्यारा बनने के लिए ट्रेनिंग और कई बार प्रताड़ित भी किया है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दबाव डाला, अलग-अलग पनिशमेंट दिए और एक बार उसने तो मुझसे एक क्रूर काम भी करवाया। उसने मुझे सबसे पहला जो हत्या करने का मिशन दिया वह मेरे माता-पिता का था। जब मैंने उन दोनों को मार दिया उसके बाद इस कमीने बास्टर्ड ने कहा कि तुमने जिसे मारा है वह तुम्हारे माता-पिता थे, क्योंकि वह मुझसे छूटकर भाग चुके थे और हमने यहाँ पर इस काम को अब ख़त्म कर दिया है। तो मैंने जब यह चीज़ सुना उसके बाद उसी क्षण मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक दिन तुझे मैं अपने हाथों से मारूँगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह कटा हुआ सर अभी भी लटका हुआ होता है और वह कह रहा होता है कि आप लोगों का धन्यवाद अंततः मुझे यह मौका देने के लिए, क्योंकि मैंने कभी भी इसे इतना ज़्यादा ज़ख्मी और इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं देखा और ना ही मैं इसे ऐसा कर सकता था और उस स्थिति में ना ही कभी पकड़ सकता था। लेकिन तुम लोगों ने यह कंप्लीट किया, जिसकी वजह से यह मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ। यह सुनकर योंग और लेडी वगैरह हैरान होते हैं और इस तक आवाज़ आती है कि साथ में तुम्हारा भी बहुत धन्यवाद भिखारी, मतलब योंग को, और तुम्हारा भी स्वॉर्डमैन मतलब हमारे लेडी वॉरियर को। आप दोनों ने काफ़ी अच्छा फाइट किया है, मतलब काफ़ी अच्छा मैच दिया है, तुम लोग काफ़ी पावरफुल हो। और फिर अपना यह एक कोल्ड स्माइल इन लोगों को पास करता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सैडनेस और हैप्पीनेस दोनों ही मिक्स होते हैं। और वह कह रहा होता है कि जाते हुए इन लोगों से कि सोते समय अपने बिस्तर के पास बिल्कुल सावधान रहना। अगर नेक्स्ट बार मुझे तुम्हें मारने का मौका मिला तो मैं इस चीज़ को निश्चित करूँगा, श्योरिटी करूँगा कि मैं तुम्हें मार दूँ। और फिर हम देखते हुए यहाँ से गायब हो चुका होता है और इसे यहाँ पर इस तरीके से हवा बनकर गायब होते हुए देख के सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। और यहाँ ओल्ड मैन कह रहा होता है तुम लोग तो काफ़ी लकी हो, तुम्हें तो एक अच्छा
दोस्त मिल गया। तो हम देखते हैं सुनकर ये लेडी वॉरियर और योंग दोनों कहते हैं कि वह दोस्त नहीं है ओल्ड मैन, वह एक हत्यारा है। और फिर हमारा सीन वापस शिफ्ट हो चुका होता है और हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर उसी मर्चेंट एसोसिएशन का होता है, जहाँ पर हमारी मयूंग वॉल मस्त ड्रेसअप होकर एक लॉलीपॉप चूसते हुए इन लोगों के सामने बैठी हुई होती है और चूस वो रही होती है और घूंट ये लोग भर रहे होते हैं। और यहाँ पर एक आवाज़ आती है मयूंग वॉल की कि डोंट वरी, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो तो घबरा क्यों रहे हो, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। और ये लोग कतार में यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और इनके सामने बॉस की तरह यहाँ पर मयूंग वॉल बैठी हुई होती है और कहती है कि तो हमें यहाँ पर उन चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए जो बातें उन लेटरों में डिस्कस नहीं की हो गई थी। यहाँ पर और भी बातें बढ़ती है, उससे पहले ही हमारा सीन जंगल की ओर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर हाँफने की और उफ उफ करने की आवाज़ें गूंज रही होती है। और हम देखते हैं यहाँ पर योंग की ट्रेनिंग एरिया होती है, जहाँ पर लेडी वॉरियर भी आई होती है। वह कह रही होती है कि मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स के 20 सरों को लाना, और वो भी इस टैलेंट के साथ, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आखिरकार तुम इतने से क्षमता के साथ वो चीज़ें कैसे कर सकते हो। और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर लेटा रखा होता है योंग को पीट पीट कर, और योंग यहाँ पर कर रहा होता है डैम इट, मैं इसे हार कैसे सकता हूँ। फिर लेडी वॉरियर अपने पास अपने मयान में तलवार को रखते हुए कहती है कि तुम्हारी जो कहानियाँ हैं ना गधे, उसमें थोड़ी सी तो विश्वास करने लायक सच्चाई डाला करो। तुम्हारे जैसे वॉरियर से यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो योंग कहता है कि यह सच है, मैं इसके बारे में आखिरकार झूठ क्यों ही बोलूँगा। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर मांझी की ओर, जहाँ वह खाना पका रहा होता है। तो वह कह रहा होता है ये लोग तैयार हो गए, चलो जल्दी आओ। और हम देखते हैं उधर से आवाज़ आती है, ठीक है आ रहे हैं, सच में वो रेडी है ना। और हम फिर देखते हैं यहाँ पर ये लोग मतलब मयूंग और वो ले चुके होते हैं खाने के लिए, और वह उसे खाते हुए बोल रही होती है कि और जहाँ तक तुम कह रहे हो यह सोचने में बिल्कुल भी अविश्वसनीय लगता है। अगर वे अचानक तुम्हारे द्वारा पकड़े भी गए हों तो भी इतनी आसानी से वे कैसे मारे जा सकते हैं। जहाँ तक तुम जो चीज़ों को कह रहे हो, इसके अलावा तुमने जिस आखिरी व्यक्ति को मारा वह जिनवोन था। आखिरकार मैंने उसके बारे में सुना है, वह फर्स्ट रैंक का उत्तराधिकारी था, उनका सक्सेसर था। और वह फिर ओल्ड मैन के बगल में बैठी हुई होती है, कर रही होती है तुम मुझे बता रहे हो कि तो उसके जैसे इतने कुशल व्यक्ति को जो इतना ज़्यादा फेमस है, उसका तो तारीफ हमारे दुश्मन देश बुकांग में भी किया जाता है, वहाँ पर भी फेमस है। आखिरकार तुमने उसके पीठ पर भाला घोंप कर उसे मार डाला। तो योंग कहता है कि हाँ, क्या वह सचमुच में इतना प्रसिद्ध था। हम जैसे भाड़े के सैनिकों मतलब हमारे जैसे वॉरियर के लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता। वह तो बस एक पौराणिक यानी कि एशियन लेवल पर मौजूद व्यक्ति था, हमारे यहाँ यही कहा जा रहा था उसके बारे में। तो ये सुनकर वह कहती है क्या एशियन लेवल पर मौजूद। और वह कहती है अगर यह सच भी है तो तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। आखिरकार कोई मिथिकल लेवल पर मौजूद व्यक्ति कैसे हो सकता है। तुम लोग अगर उसे इतना पावरफुल मानते भी थे तो कैसे मार सकते हो। तो योंग कह रहा होता है कि मुझे अब गुस्सा आ रहा है, आखिरकार तुम मुझे इतना कम कैसे आंक सकती हो कि मैं उस पर एक बार अभी अचानक हमला करके मार ना सकूँ। क्या तुम भूल चुकी हो कि मैंने तुम्हें भी एक बार लेटाया है। हम देखते हैं सुनकर वहाँ पर इसकी आवाज़ गूंजने लगती है चिल्लाने वाली, और कहती है कि तुम्हारी जीभ मैं इसे फाड़ दूंगी, अपनी जबान पे लगाम दो और अपने गंदे शब्दों को अपने पास ही रखो, समझे। और यहाँ ओल्ड मैन इनकी लड़ाइयों को देख रहा होता है। दूसरी ओर से आवाज़ आती है कि सच में तुम मुझे ऐसा कर रही हो ओल्ड मैन, आखिरकार तुम यहाँ पर कुछ बोलते नहीं हो, क्या तुम्हें मेरी कहानी पर भरोसा नहीं है। ओल्ड मैन मस्त इन लोगों को लड़ते हुए देख रहा होता है, जहाँ पर लेडी वॉरियर कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिरकार फीस्ट किंग जैसे व्यक्ति को जो कि रेजुलेशन स्टेज पर पहुंच चुके हैं, तुम उन्हें एक बूढ़ा आदमी कहकर कैसे बुला सकते हो। क्या तुम्हें उन्हें एक टीचर की तरह सम्मान नहीं देना चाहिए। तो यह सुनकर योंग कहता है क्या उस बूढ़े आदमी को फीस्ट किंग कहूँ, क्या बकवास है यह नाटक। और इस तरीके से उसके पीछे पूंछ हिलाना यह तुम ही कर सकती हो और तुम ही करो। तो हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों को और भी करीब आकर लड़ते हुए। तो यहाँ ओल्ड मैन सामने आता है, कहता है वही तुम दोनों आखिरकार एक बूढ़े जोड़े की तरह क्यों झगड़ रहे हो। तुम्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट बने हो। फिर ओल्ड मैन इनको इग्नोर करता है, फिर अपना नाम खाते हुए इन लोगों से कहता है कि सबसे पहले जहाँ तक योंग की कहानी की बात है उसके बारे में यह बूढ़ा आदमी इस तरीके से सोचता है कि जो यहाँ पर हेवनली स्टेज पर मौजूद जो फर्स्ट सेंस था उनका वह उत्तराधिकारी नहीं होगा। और दूसरी बात पौराणिक स्टेज यानी मिथिकल स्टेज या फिर इमोर्टल बॉडी जैसा कोई भी शब्द बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यह सब कुछ बकवास है, इस जैसी चीज़ें बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। युद्ध के मैदान में दुश्मनों के मनोबल को गिराने के लिए इस तरह की अफवाहें जानबूझकर फैलाई जाती हैं। जब सैनिक ऐसी बातें सुनते हैं तो वह स्वतः ही डर जाते हैं। और हम देखते हैं फटिंग वाला सीन जहाँ पर ये लोग तो इसी तरह डर के बातें कर रहे होते हैं कि वह आदमी बहुत कम लेवल पर ही मिथिकल स्टेज पर पहुंच चुका है, पौराणिक स्तर पर उसे आखिरकार मैगी को भी यहाँ पर हरा दिया है। हम देखते हैं तभी यहाँ पर लेडी वॉरियर भी यही बात कहती है कि लेकिन जैसा योंग ने बताया उसके अनुसार जो वो मैगी नाम का मार्शल आर्टिस्ट था उसके साथ भी झगड़ा करने के लिए गया तो वह भी उसके द्वारा हार दिया गया, वह भी उसके द्वारा मार खाया। लेकिन जहाँ तक मैं उसके साथ लड़ चुकी हूँ वह कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, वह भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हम देखते हैं फिर योंग यहाँ पर उसके सामने आते हुए कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैगी ने इस चीज़ को कहीं जानबूझ कर किया हो, क्योंकि उसकी जो मार्शल आर्ट टेक्निक है वह यहाँ पर इस तरीके के हमलों को सहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वह किसी भी तरीके से उसके जैसे हमले किए जाए तो वह बिल्कुल भी मारा नहीं जा सकता है जैसा उस पर हमला किया गया था। तो इन चीज़ों को इमेजिन करते हुए ओल्ड मैन कहता है कि यह पीठ के पीछे में भाला मारने की जो रणनीति थी वह काफ़ी अच्छी थी, चाहे जिसने भी इसके बारे में सोचा होगा। यदि यहाँ पर कोई यंग मार्शल आर्टिस्ट हो और वह अपने सामने अपने मतलब कि दुश्मन विरोधी कमांडर को ही एक ही बार में गिरा देता है तो वह घमंड में चूर हो जाएगा और वह खुद को वहाँ पर सर्वशक्तिमान मानेगा और बाकी को कमज़ोर। और वह यही लेडी वॉरियर से कहता है कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है, क्योंकि एक बार तो कहावत सुनी है जो घमंड में आ जाता है वह केवल दिखता बाहर से स्टील है लेकिन होता है अंदर से नरम। या यहाँ पर कुछ मांसपेशिया टेक्निक है और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर वो सिखाना चाहता हूँ, चलो आप मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सबसे
उससे पहले वह खड़ा होता है और कहता है कि चलो स्वॉर्डमैन जल्दी से मुझ पर, मतलब कि स्वॉर्डवुमन जल्दी से मुझ पर एक अटैक करो अपने स्वॉर्ड से। तो लेडी वॉरियर कहती है क्या सच में, लेकिन मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। फिर वह एकदम तैयार स्वॉर्ड लेती है, तैयार कहती है नहीं, यह आपका आदेश है, मैं इसे बिल्कुल भी नकार नहीं सकती हूँ, मैं इस चीज़ को स्वीकार करती हूँ, आप कुछ सिखाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर युंगवान भी करा होता है कि बूढ़े आदमी यहाँ पर दिखावा करना बंद करो, वास्तव में यहाँ पर इसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो हम देखते हैं लेडी वॉरियर कहती है कि चुप रहो, यह फीस्ट किंग है, तुम इनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हो, इसलिए तुम यहाँ से इन पर से बहुत कुछ चीज़ें नहीं सीख पाते हो, इन्हें सीरियसली तौर पर लो। और हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लेडी वॉरियर होती है उसने एक अल्टीमेट स्ट्राइक ओल्ड मैन की छाती पर लैंड कर दिया होता है। और उस वार के होने के बावजूद भी वहाँ पर ओल्ड मैन खड़ा होता है, इधर से ये दोनों बंदे हैरान होते हैं। और मांझी कह रहा होता है क्या तुमने सचमुच में उसके अंदर स्वॉर्ड को घुसा दिया। और यूं कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस लड़की को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, या मजाक मजाक में किसी को भी मार सकती है, ऐसे इसकी स्वॉर्डमैन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट हम इधर ओल्ड मैन को देखते हैं जो चिल होकर मस्त यहाँ पर अपने मतलब कि टुकड़े को खा रहा होता है मांस के, और वो कह रहा होता है कि एक तेज और एक अच्छी आक्रामक टेक्निक है तुम्हारे पास, या मार्शल आर्ट में किस प्रकार की ट्रेनिंग लेती हो, इसके आधार पर आप यहाँ पर गॉड जैसे दिख सकते हो दूसरों के लिए, लेकिन आपका जो शरीर है वह एक हीरे जैसा कठोर वाला व्यक्ति मिल जाए तो उससे तुम टक्कर नहीं ले पाओगी। और हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन की छाती के अंदर बिल्कुल भी वो स्वॉर्ड नहीं गया होता है, उसकी बॉडी ने यहाँ बाहर से ही उसे रोक लिया होता है। और ओल्ड मैन कहता है हालांकि मार्शल आर्टिस्ट को जो यहाँ पर शक्ति प्राप्त होती है वह उसके एक सामान्य धारणा की वजह से होती है, अगर वह उसकी चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा ढील दे दे और कुछ गलत चीज़ों के सोच में पड़ जाए तो वह यहाँ पर कमज़ोर पड़ सकता है। और ओल्ड मैन धीरे धीरे अपने बॉडी से औरे को हटाते हुए कह रहा होता है कि वे केवल अपेक्षाकृत ही स्ट्रॉन्ग और कठोर दिखाई देते हैं, मतलब कि अपनी उम्मीद के अनुसार और अपने आने वाले अटैक के अनुसार ही अपने बॉडी को तैयार करके रखते हैं। वे सोचने लगते हैं कि वे सचमुच में अजय हो चुके हैं, तो उस स्टेज में वे अपनी जो यहाँ पर केयरलेस होती है उसे खो देते हैं, और उसके बाद उन पर बहुत बुरा असर होता है। तो लेडी वॉरियर कहती है कि आपके यहाँ पर इन शब्दों का क्या मतलब है, मैं इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही हूँ, आप दोनों बातें अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति डायमंड की तरह स्ट्रॉन्ग हो, और फिर आप कहते हैं कि अगर वह अपनी ध्यान ना रखे, मतलब कि ना सोचे और उस पर अचानक हमला किया जाए तो वह यहाँ पर कमज़ोर पड़ सकता है। आखिरकार वही बंदा वही बॉडी तो है। तो ओल्डमैन कहता है कि मैं अभी तक तुम्हें इस चीज़ को नहीं समझा पाया हूँ, चलो मैं अब तुम्हें इसे दिखाकर ही खत्म करता हूँ। और ओल्डमैन अपनी बॉडी से और भी कम करने लगता है, और यहाँ पर कहता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर लापरवाह और एरोगेंट हो जाता है तो उसका शरीर सामान्य व्यक्ति के शरीर से कुछ अलग नहीं बचता है। और हम देखते हैं वो तलवार अचानक से उसकी बॉडी के अंदर घुसने लगती है। और ओल्डमैन कहता है कि उस स्थिति में एक बच्चे का हथियार भी उस पर हमला कर उसे मार सकता है। और तुरंत ही ओल्डमैन उछलने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसने दिखाया होता है कि वो किस तरीके से अपने ध्यान को हटाता है, केयरलेस होता है। तो और वहाँ पर वो दर्द के मारे उप करते हुए कहता है कि मुझे भी तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट के द्वारा धोखा दिया गया था, 10 साल से अधिक समय तक उसने मुझे वहाँ पर कैद कर रखा, सड़ने के लिए छोड़ दिया, आखिरकार वह चीज़ें क्यों हुई, मेरे केयरलेस की वजह से। तो हम देखते हैं यहाँ पर युंग उसकी ओर देख रहा होता है, आवाज़ें आ रही होती हैं। इसका अर्थ है कि युंग वांग ने जो उस वक्त हमला किया वह बिल्कुल सही वार था, अगर वह व्यक्ति यहाँ पर अपनी लापरवाही की वजह ना करता तो वह बिल्कुल भी मारा नहीं जाता। अब तक जीवित रहने में हम एक बात यह भी कह सकते हैं कि युंग वांग जो है वह काफ़ी ज़्यादा लकी था, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी किस्मत जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वह अभी तक जिंदा रहा और उन 20 सरों को काट कर ला सका। लेकिन इन फ्यूचर ये चीज़ें इसी तरह से चलती नहीं रह सकती हैं, लापरवाही से आगे बढ़कर किसी पर हमला करना वह ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो लेडी वॉरियर भी इन चीज़ों को सुनकर हैरान होती है। ओल्ड मैन की आवाज़ आ रहे होते हैं कि तलवारबाज के आदर्श के रूप में ट्रेनिंग लेते रहो, लेकिन मुझे ईमानदार और सीधे हमेशा बने रहो। इस बात पर हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारे सामने वाला दुश्मन चाहे जैसा भी हो, तुम्हें अपने मतलब कि इन्हें होने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, इसलिए कभी भी अपने लापरवाही को कम ना करो। लेकिन वास्तविकता में यह चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि अधिकांश लड़ाइयों में घात प्रतिघात चलते रहते हैं, चालें शामिल होती रहती हैं, इसलिए तुम्हें भी उसी तरीके से चालें चलनी चाहिए। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन लापरवाही और हट एक क्षण में उसे मौत की ओर ले जा सकती है। यही मार्शल आर्ट की वास्तविकता है। मतलब कि भाई सीधी सीधी बात है कि बहुत से बंदे कल्टीवेशन करते हैं, पावरफुल बनते हैं और फिर अपने घमंड में चूर हो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक कोई उन्हें हरा नहीं पाता है, तो इसकी वजह से वे लोग अपने लापरवाह बन जाते हैं और अपनी मतलब कि प्रोटेक्शन कवच को जो है उसे हटा कर रखते हैं, वहाँ पर केयरलेस तरीका से व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से वे लोग अचानक एसिनेशन भी हो जाते हैं और मारे भी जाते हैं ज़्यादातर। यहाँ ओल्ड मैन यहाँ पर तो बैठे बैठे उफ कर रहा होता है, अपने खून को दबा रहा होता है, कहता है अरे यार ये कुछ ज़्यादा ही चुक गया। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर इसके इन बातों को सुनकर यहाँ पर योंग जो होता है वह कहता है कि ओल्ड मैन तुम्हारी जो हरकतें हैं और तुम्हारे जो शब्द हैं वे आपस में मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा केयरलेस तरीके से तुम ही रहते हो। और फिर वह यहाँ पर मांझी से कहता है लेकिन मांझी आज तुम यहाँ पर हो तो चोसेंग के साथ क्या है, वो कहाँ पर है, क्या तुम्हें कुछ चीज़ें मालूम है। तो यहाँ पर वह बताता है कि लेडी मयोंग वॉल ने कहा था कि वह गिल्ड के साथ बैठक करने के लिए जा रही है, इसकी वजह से उन्हें काफ़ी लंबा समय लगेगा, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो वह यहाँ पर लेडी वॉरियर की ओर देखते हुए कहता है कि ओए आखिरकार तुम यहाँ पर हो तो उनके साथ कौन है। तो यहाँ पर वो बताती है कि मैं आज ड्यूटी पर नहीं हूँ, आज हेल्पर मतलब कि जो वॉइस कमांडर है ब्यू वह उनके साथ गया हुआ है, मैं तो अभी फ़िलहाल के लिए छुट्टी में हूँ। और मयोंग ने कहा था कि गिल्ड में उस जो है उसका स्थापना करने वाली है, तो उसे यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए उतनी भी ज़्यादा चीज़ों की दिक्कत नहीं है, इसलिए वह उन चीज़ों को खुद संभाल सकती है। तो हम देखते हैं सुनकर वह हैरान होता कहता है क्या गिल्ड की स्थापना। तो हम देखते हैं यहाँ पर मांझी भी उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा मौका है, तुम्हें यहाँ पर आवेदन देना चाहिए।
जितना संभव हो सके उतने स्ट्रॉन्ग लोग हमारे साथ रहे तो और भी अच्छा है। तो जो कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो लेडी वॉरियर उसके सामने आती है और कहती है कि यहाँ पर मैं जो हूँ, मैं यहाँ पर पवेलियन के द्वारा नियुक्त की हुई एक वॉरियर हूँ। और पीछे से ओल्ड मैन चिल्लाकर इन लोगों से कह रहा था, अबे मेरे को छोड़ के कहा जा रहा है, मेरी तो मदद कर दो, खून बह रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर लेडी वॉरियर इनके साथ बात करते हुए आगे बढ़ते हुए कह रही होती है कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है कि तुम अपनी बहन की प्रोटेक्शन उसके साथ रहकर एक अच्छी स्थिति में कर सकते हो अगर उनके गिल्ड में एक वॉरियर के तौर पर शामिल हो जाते हो। फिर से हमारा सीन उसी मीटिंग वाले एरिया में आ चुका होता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं ये सभी लीडर्स बैठे हुए थे, मयंक और बैठी हुई उतर कर रही होती है। सभी लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम इन चीज़ों पर चर्चा करें जो चीज़ें हम उन लेटरों पर नहीं कर पाए थे। ये लोग काफ़ी खामोश होते हैं और मयंक गोल कर रही होती है। जब मुझे पता चला कि आपने मुझे मारने के लिए हथियारे भेजे हैं तो मेरे मन में अचानक एक थाउट आया जिसकी वजह से मुझे आप सभी को साथ इस समय इतना ज़्यादा बातचीत करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों से अगर अधिक बातचीत ना करूँ और अपना सहयोग ना दूँ तो फिर आप लोगों को क्लियरिटी नहीं होगी। यही चीज़ मुझे पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी हो चुकी थी। मुझे पहले से यह बात तुम लोगों को बता देना चाहिए ताकि मेरा जो गिल्ड है वो बनेगा तो वह तुम ही लोग के फ़ायदे के लिए रहेगा, एक तरह से तुम ही लोग को फ़ायदा दिलाएगा। मैं जल्दबाज में कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा लापरवाह थी। और हम देखते हुए यहाँ पर अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कह रहे होते हैं, शुक्र है कि मैं बच गई और अब मुझे मतलब कि मेरा विचार है कि मैं आपके साथ अपने विचारों को साझा कर सकती हूँ और यह काफ़ी सौभाग्य की बात है, नहीं? और हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर यह लंबे कान वाला बूढ़ा मतलब कि बूढ़ा कह रहा होता है कि ओह ऐसा है, यदि आप ऐसा सोचती हैं तो हमें कोई खास दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर वो अपनी तिरछी नज़र से घूर कर देखती है और फिर हम देखते हैं बूढ़ा आदमी कह रहा होता है कि माफ़ करें, मैं भूल गया था कि आप एक गिल्ड लीडर है, क्योंकि यहाँ पर इसने अभी इस वक्त बात की होती है एक इनफॉर्मल तरीके से, जैसे कोई बंदा नॉर्मल व्यक्ति से बात करता है और जबकि कोई गिल्ड का लीडर हो तो उसे रिस्पेक्ट देकर बात किया जाता है। और यह कहता है कि मैंने अपनी स्थिति थोड़ी सी भुला दी थी, मैंने अभी मतलब कि अचानक कंफर्टेबल नहीं हुआ हूँ कि तुम नई नई गिल्ड लीडर बनी हो एक जगह की। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह कहती है कोई बात नहीं, आखिरकार समय के साथ आपके शब्द खुद ब खुद बदल जाएंगे, एक दूसरे के साथ यह घुलने मिलने का पहचान है कि आप लोग इनफॉर्मल होकर बात करें। और फिर वह उससे मुस्कुराते हुए बैठ कर रही होती है कि मेरा संदेश वही है जो मैंने पत्र में लिखा था, मैं समझाती हूँ इस चीज़ों को। आखिरकार यहाँ पर पांचों गिल्ड से प्रत्येक के पास अपने अपने विशेष अधिकार है जो विशेष प्रकार के मतलब कि काम करते हैं व्यापार के। जहाँ तक नोजे आपका जो गिल्ड है वह यहाँ पर जवाहरात और विलासिता मतलब मज़े करने वाले और ज्वेलरी मतलब कि जो एक्सपेंसिव चीज़ होती हैं उनका व्यापार करता है। और मांस और पशु के जो शुद्ध दूध वगैरह घी वगैरह जो कुछ भी होता है उनका व्यापार जोंगोंग व्यापारी गिल्ड करता है। और अनाज और फसलों के साथ गागा व्यापारी गिल्ड। और यहाँ और दो बंदों को दिखाया जाता है, इनके बारे में बताया लकड़ी और कृषि उपकरण जो होते हैं उनके साथ जोटे व्यापारी गिल्ड। और हर्बल दवाइयों के साथ समाऊ व्यापारी गिल्ड। और इन सभी के नामों पर ही इनका गिल्ड रखा हुआ है। और यहाँ पर वह अपने कंगनों को संभालते हुए कह रही होती है कि बेशक आप सभी सामान्य रूप से विभिन्न चीज़ों पर काम करते हैं, विभिन्न चीज़ों के व्यापार करते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी एक दूसरे की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को बिल्कुल संभाल कर रखा हुआ है और संतुलित रखा है। लेकिन तभी अचानक से एक वेश्या आती है और मतलब कोर्ट लेडी एक आती है और आकर तुम लोगों के जो संतुलन है उसे बिगाड़ने की कोशिश करती है। मैं समझ सकती हूँ तुम लोग कितने चिंता में और परेशानी में हो गए। और हमने ये सुनकर यह खामोश होते वहाँ से आवाज़ आती है कि इस अवस्था में जो हमारा मोक्सांग किला है वह यहाँ पर सबसे निकटतम है उस युद्ध क्षेत्र से। हालांकि वहाँ पर जो बुकवांग किले के लोग हैं जो कि वहाँ पर ईबू कांग फैमिली का जो भी वहाँ पर सेक्ट है मतलब मर्चेंट गिल्ड है वह युद्ध के दौरान चीज़ों को पहुँचाता है, जबकि वह उसके पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। उसके सामने मोक्सांग मर्चेंट गिल्ड मौजूद है। इन पांचों के जमा जो जुड़ा हुआ एक संगठन है उसका नाम है। ये लोग जब पांचों जुड़ते हैं तो मोक्सांग गिल्ड कहलाते हैं। तो इस स्थिति में आप यहाँ पर अपनी वस्तुओं को वहाँ तक ना भेज पाते हैं और ना ही बेच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वे पास के बुकवांग किले के लोग जबकि यहाँ सामान बेचने के लिए आ जाते हैं और वे लोग यहाँ पर कठिन कठिन वस्तुओं को भी बेचते हैं और उन चीज़ों को भी और उन अवस्थाओं को भी संभालते हैं, क्योंकि उस दौरान युद्ध के दौरान चीज़ों को लाना लेना और उन तक पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। इस मामले को देखते हुए जो हमारा गिल्ड है इसका लाभ उठाने वाला है और इस पर ही काम करने वाला है। तो हम देखते हैं सुनकर यहाँ उलेवन कहता है कि नो वे, क्या तुम वह चीज़ करना चाहती हो? और यहाँ पर हमें मतलब कि उसका गिल्ड दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर मयंगोल का डेवलपमेंट हो रहा है गिल्ड का। और वहाँ पर आवाज़ आती है कि हाँ मैंने अपने गिल्ड को इसलिए बाहरी साइड को चुना है क्योंकि हमारा गिल्ड जो है वह यहाँ पर बाहरी व्यापारी चीज़ों को संभालेगा। जहाँ युद्ध क्षेत्र होते हैं वहीं पर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा और हमारा जो मेन ट्रांसपोर्टर होने वाला है वह युद्ध के समय हथियारों को पहुँचाने का होने वाला है। और वह यहाँ पर उस असेसियन के वेपन को भी निकाल चुकी होती है कुनाई को।
और कहती है कि मेरा जो मयूंग गोल्ड गिल्ड है वह युद्ध के क्षेत्र के लोगों तक हथियार बनाएगा और मतलब हथियार पहुंचाएगा और बनाएगा। तो ये सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं, हैरान होते हैं, क्या इस तरीके की ये धंधा करने वाली है, हमारे धंधा में नहीं आएगी। और हम देखते हैं पर आवाज़ आती है कि मैं जानती हूँ कि आप व्यापारी युद्ध क्षेत्र से बिल्कुल दूर रहते हैं, आप लोग वहाँ पर अपने चीज़ों को और अपने वस्तुओं को भेजना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाहरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ही जोखिम भरी होती है और इन चीज़ों की वजह से ही आप यहाँ पर ना तो अपने लाभ को उठा पाते हैं और ना ही चीज़ों को बेच पाते हैं, और अनगिनत खतरों की वजह से अपने लाभों को भी ज़्यादा कमा नहीं पाते। और फिर वो असेसियन के उस मार्क्स को भी निकालती है, टुकड़े को, और वहाँ रख देती है। कहती है लेकिन उच्च मांग को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पर युद्ध क्षेत्र है तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हथियारों को बेचना और उनसे होने वाले अतुल्य लाभ को कमाना, मैं इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती हूँ और तुम लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे आपकी मदद की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी ज्ञान और एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए यदि आप अपनी सहायता और सलाह दें तो मैं कर सकती हूँ। और वह हंसते हुए कह रही होती है कि फ्यूचर में मेरा जो मानना है कि आपके साथ मतलब कि आपका जो मुक्सान गिल्ड है या जो संघ है वह और भी ज़्यादा धन को कमाएगा, और यहाँ तक कि हमारे उस बुकांग जो कि प्रतिद्वंदी सिटी है उससे भी आगे निकल जाएगा और उसे भी पीछे छोड़ देगा, ताकि अगर दूसरे सिटी के व्यापारी से दूसरे सिटी के व्यापारी आगे निकलना चाहता है, वही चीज़ है। तो यहाँ पर ये लोग खामोश होते हैं और वहाँ पर आवाज़ आती है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर ओल्डमैन कहता है, ये जो इसका नाम है नोजे है, वह कह रहा होता है कि आखिरकार आप इन चीज़ों के बारे में क्या सचमुच में श्योर हैं, क्या आप आज हमारे साथ और भी अधिक समय बिता सकते हैं, मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तार से चर्चा करनी है। हम देखते हैं सुनकर वह खामोश होती है और यहाँ पर इन चीज़ों इन लोगों की डिस्कशन चल रही होती है, रात हो चुकी होती है। फिर ये लोग रात होने के बाद यहाँ बाहर की ओर जा रहे होते हैं और यहाँ मयूंगल जा रही होती है, और उसे जाते हुए देखकर यहाँ पर यह मतलब कि जो एकदम सामुराई जैसा दिख रहा है वह कह रहा होता है, खैर वह एक साहसी महिला है, हमें डराने के लिए उसने यहाँ पर तलवार खींचना शुरू कर दिया है। यहाँ हर्बल मेडिसिन का व्यापार जो करता है वह कहता है, और वह युद्ध व्यापारी गिल्ड को जो शुरू करना चाहती है वह कुछ भी नहीं जानती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह बगल में देखते हुए कह रहा होता है कि उसके साथ यहाँ पर साझेदारी करना हम भी खतरे में पड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो नोजे होता है वह कहता है कि ज़रूर यह संभव हो सकता है कि हम भी खतरे में पड़ जाएं, लेकिन जोटे, क्या तुम यहाँ पर किसी के साथ मुस्कुराकर इस तरीके से व्यापार कर सकते हो जिसने तुम्हारे यहाँ पर रास्तों को बंद करने की कोशिश की हो और तुम्हें मारने की कोशिश की हो। तो हम देखते हैं सुनकर वह अजीब समूह बनाता है, क्या कहता है, क्या मैं, बिल्कुल नहीं। तो हम देखते हुए कहता है, इसके अलावा वह यहाँ पर तलवार और हथियारों को बनाने के काम कर रही है, और यहाँ पर हमने जिन असेसियन को भेजा था उसे मारने के लिए वह भी इसके द्वारा मारे गए हैं। वह संभवतः उसके पास इतनी शक्ति है कि वह हमें मार सकती है, लेकिन उसने हमें मारा नहीं, बल्कि हमारे साथ काम कर कर आगे बढ़कर मतलब कि मुनाफा कमाना चाहा, लाभ कमाना चाहा, और हमें भी अपने साथ आगे बढ़ने को कहा। तो हम देखते हैं यहाँ पर खामोशी होते हुए लोग जाते हुए देख रहे होते हैं मयूंगोल को, और यहाँ पर आवाज़ आती है कि वह सचमुच में एक वो जो वुमेन है वह बहुत ही ज़्यादा ग्रेट कैपेबिलिटी को पोजेस करती है, रखती है। फिर हम देखते हैं मयूंगोल तभी एक बार देखकर हैरान हो रही होती है, क्योंकि उसके सामने यहाँ पर योंग आ चुका होता है, खड़ा होता है। तो वह कहती है कि व्हाट, अगर तुम क्या कर रहे हो, पीछे से काट कर वह हटो रास्ते से। तो हम देखते हैं हम जो योंग होता है कहता है कि तुम यहाँ पर एक युद्ध गिल्ड को स्थापित कर रही हो, है ना। तो मयूंगल अपना मुंह फेरते हुए कहती है, क्या तुम्हें इन चीज़ों को मांझी ने बताया फिर से, यह सचमुच में एक हथियार वाला गिल्ड है, तो इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो हम देखते हैं वहाँ पर वह कहता है कि मैं यह जो बात है वह लेडी वॉरियर से सुना है उसको, हालांकि वह यहाँ एना कर रहा है। और हम देखते हैं कि वह कहता है कि एक हथियार व्यापारी गिल्ड के लोगों को ज़रूर है वॉरियर की आवश्यकता होती है, और इसके लिए बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता होती है, तो इसलिए मैं उसमें जुड़ना चाहता हूँ और वहाँ एक गार्ड के तौर पर काम करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर तुमसे बात करना आया हूँ, मुझे वहाँ पर भर्ती चाहिए। तो हम देखते हैं सुनकर बिल्कुल खामोश और शांत होती है, और वह कह रहा है, मैं यह काम करूँगा, मैं उस गार्ड यूनिट में शामिल होना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल खामोशी होती है और वहाँ पर वह कुछ भी नहीं कर रही होती है। फिर वह कहती है कि अगर तुम वहाँ पर गार्ड के तौर पर जवान होना चाहते हो तो पहले जाकर उन चीज़ों को करो जो उसके लिए ज़रूरी है, और वह यह कहकर वहाँ से आगे निकलने लगती है। तो वह बिल्कुल बंदा हैरान होता है, गार्ड भी कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। और हम देखते हैं पीछे पलट कर कहता है, क्या, वह लेडी फिर यहाँ पर कहती है मयूंगोल की, अरे यार जाओ ना यहाँ से तुम। तो हम देखते हैं तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो अगर तुम उन चीज़ों को फुलफिल करते हो तो। ये सुनकर कहता है, क्या ऐसा सचमुच में हो सकता है, मैं वहाँ पर ज्वाइन कर सकता हूँ। ये फिर से पलटकर उसे समझाते हुए कहती है कि कोई अजीब विचार मत पालो, मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर बस अनदेखा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जीत पर यहाँ पर हमेशा अड़े रहोगे। वैसे भी इस लापरवाह व्यक्ति के साथ मतलब कि तुम जिस तरीके की हरकत करते हो उसके साथ तुम ज़्यादा देर तक नहीं जीते रहने वाले हो, देर सवेर तुम मारे ही जाओगे अगर इन चीज़ों में जुड़े हुए तो। और वह यहाँ से आगे बढ़ते हुए कहती है, इसके अलावा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट सभी लोगों के लिए खुला है, इसलिए जाओ और जाकर उसमें ज्वाइन करो। तो हम देखते हैं सुनकर वह कहता है, क्या मार्शल आर्ट टूर्नामेंट। तो वह यहाँ से जाते हुए कहती है, इसे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो हम देखते हुए आगे के बढ़ते हुए कहती है कि खाली तुम बड़बड़ाना जानते हो और कुछ नहीं, इसलिए अपने मुंह को बंद करो और जाकर मार्केट में इन चीज़ों के बारे में पता करो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट का सीन, जहाँ पर बोर्ड में कुछ बड़े से पोस्टर को चिपकाया गया होता है जिनमें चीज़ों को लिखा हुआ होता है, और वहाँ के लोग उन चीज़ों को पढ़कर बातें कर रहे होते हैं कि
लगता है कोई यहाँ पर इवेंट होने वाला है। मयूंग वर्ल्ड गिल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट करवा रहा है। दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या वह एक गिल्ड नहीं है, आखिरकार वह टूर्नामेंट क्यों करवा रही है, आखिरकार वह तो गिल्ड की स्थापना कर रही है ना, तो वह इन चीज़ों को क्यों करना चाहती है। और साथ ही यह जो इसने स्थान चुना हुआ है टूर्नामेंट का, वह बुकवांग सिटी और यहाँ पर जो हमारा सिटी है उसके बीच का एरिया है, बिल्कुल दो गिल्डों के बीच के। और हम देख रहे होते हैं यहाँ पर जो योंग होता है वो उससे ध्यान से चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि यह तो मुझे अनपढ़ लगता है। वहाँ से आवाज़ आ रही होती है, यदि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेते हैं तो आपको एक छोटा सा प्रवेश शुल्क भी मिलेगा, मतलब पार्टिसिपेट करते हो तो पैसा मिलेगा। और चैंपियन को यहाँ पर गार्ड कैप्टन के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। और भी आवाज़ें आ रही होती हैं कि देखने के लिए बहुत कुछ होगा, मुझे बच्चों को लेकर जाना चाहिए। काफ़ी समय से यहाँ पर कोई शानदार मेला भी नहीं लगा है, शायद इसमें कोई कह रहा होता है मुझे भाग भी लेना चाहिए। और यहाँ काफ़ी भीड़ जमी होती है और वे लोग कह रहे होते हैं कि वे कहते हैं कि वहाँ पर भरपूर भोजन भी होगा, खाने को भी मिलेगा। कोई कह रहा होता है कि काफ़ी समय हो गया जब हमने कोई त्यौहार नहीं मनाया, यह मज़ेदार होना चाहिए। और फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह होने वाला है टूर्नामेंट। और वहाँ कह रहा होता है चूँकि हथियार जो यहाँ पर गिल्ड बना रहा है, मतलब जो गिल्ड है हथियारों का गिल्ड, वह बड़ी धनराशि शामिल होती है, इसलिए इसमें जोखिम भी होता है, पैसे के साथ साथ खतरा भी। कोई कहता है सड़क पर आपको डाकुओं से लड़ना भी पड़ सकता है इसमें जुड़ते हैं तो, और यदि आप कमज़ोर लगते हैं तो आपको हथियार की भी आवश्यकता होगी और उसके लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए, तभी ना हथियार मिलेगी। इसलिए एक मजबूत सेना को बनाए रखने में अन्य गिल्डों के मुकाबले काफ़ी अधिक खर्चा होने वाला है। और हम देखते हैं पर ये चीज़ें सुनर और मयूंग गोल कर रहे होते हैं, जहाँ पर सुनर कर रही होती है कि लेकिन आप इस टूर्नामेंट को क्यों करवा रही हैं, इसका आखिरकार इन चीज़ों से क्या लेना देना है। तो मयूंगल कह रही होती है कि यह जो टूर्नामेंट है यह एक त्यौहार की तरह उत्साह लेकर आएगा और भी लोगों तक इन चीज़ों को बात पहुंचाया जाएगा कि यहाँ पर एक इस तरीके का भी बड़ा गिल्ड स्थापित हो रहा है और यहाँ गार्डों की भर्ती के साथ साथ पैसे कमाने का भी एक अच्छा लाभ है यह हमारे लिए। इस समय हम इन जो मैच होगा इसमें जो देखने के लिए आएंगे उनके लिए यहाँ पर एक एंट्री गेट शुल्क लगा देंगे, जिसकी वजह से वे लोग यहाँ पर आएंगे और वह गिल्ड वह जो शुल्क होगा उतना बड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि वे लोग आसानी से आकर यहाँ एंजॉय करना चाहेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जो यहाँ पर इतने समय से जो ये दो सिटी है यहाँ पर कुछ खास और बड़ा और कुछ चीज़ नहीं हुई है, कोई घटना, जिसकी वजह से सभी लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और आराम कर रहे हैं। और आराम करने के बाद जब लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो वे मनोरंजन की तलाश करते हैं और यह चीज़ इस समय बिल्कुल परफेक्ट है। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट एक बड़ा आकर्षण बनेगा। फिर हम दोनों यहाँ पर इन शहरों के मतलब कि दोनों जो सिटी है उनके दर्शकों से छोटा सा प्रवेश शुल्क ले ही सकते हैं। और हम देखते इसी तरह काम चल रहा होता है, आवाज़ आ रही होती है, व्यापारी एकत्र होंगे और उनकी वजह से हमारा जो यहाँ पर पैसा राशि जमा होगा उसके साथ साथ हम अपने गार्डों को भी साथ में नियुक्त कर लेंगे। हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी लोग भर्ती करने के लिए आए हो रहते कर रहे थे। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो गार्ड हैं वो जो यूनिट है, हालांकि उन्हें आकर्षित करने के लिए काफ़ी पैसे की आवश्यकता होगी, लेकिन वास्तव में हमारे पास पहले से ही 100 से अधिक गार्डों की आवेदन आ चुकी है, तो इसलिए हमें सोच समझ कर उन्हें लेना होगा क्योंकि पैसे भी खर्च होंगे। और वह कहती है यदि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट अच्छा रहा तो हम प्रारंभिक लोगों को कम से कम अपने साथ जोड़ ही सकते हैं और गिल्ड को बढ़ावा दे सकते हैं तथा गार्ड यूनिट की भी भर्ती कर सकते हैं अगर पैसे रहें तो। और यहाँ पर हम देखते हैं मांझी कह रहा होता है ओए चूँकि हम यहाँ पर गार्ड कैप्टन का चयन कर रहे हैं तो हमें आवेदन की जो स्क्रीनिंग है उसको करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए। तो वहाँ कह रहा होता है, आवाज़ आती है कि हाँ चूँकि हम गार्ड कैप्टन का चयन कर रहे हैं इसलिए हमें मार्शल आर्टिस्ट पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो यंग होता है वह भी पार्टिसिपेट ले रहा होता है, वहाँ आवाज़ आती है हाँ उन्हें कल वहाँ पर दिखाया जाएगा, देखा जाएगा। और हम देखते हैं उसके बाद हमारा सीन इधर से आ जाता है ओल्ड मैन के पास, जहाँ कर रहा होता है क्या एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, और उसके साथ प्रैक्टिस करते हुए कह रहा था हाँ जो चोसेंग है वह यहाँ पर एक गिल्ड के यूनिट को बना रही है और उसी में मैं शामिल होना चाहता हूँ और उस टूर्नामेंट में एक अच्छा स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ क्योंकि उससे पैसे भी मिलेंगे। क्या ओल्ड मैन तुम उसमें दिलचस्पी नहीं रखते हो, तुम्हें भी वहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, सिर्फ वहाँ पर उस टूर्नामेंट में भाग लेने पर तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। तो हम देखते हैं ओल्ड मैन कहता है कि मुझे इन जैसी चीज़ों में परेशानियाँ लगती हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों पर तमाशा नहीं करना चाहता और ना ही खुद को लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ, मुझे इन चीज़ों का कोई शौक नहीं है। और उसके बाद पीछे बम पर मारते हुए कह रहा होता है इसके अलावा क्या यह मज़ेदार नहीं होगा यदि मैं वहाँ पर भाग लूँ तो सभी लोग पहले ही भाग लेंगे और एक लड़ाई को रोचक बनाने के लिए वहाँ पर उसके बराबर टक्कर के बंदे होने चाहिए, इसलिए तुम्हारा वहाँ भाग लेना सही है। और हम देखते हैं ओल्ड मैन इसे यहाँ पर पकड़ कर मरोड़ रहा होता है, तोड़ रहा होता है और वह उसके छाती पर टैप कर रहा होता है। बट ओल्ड मैन कर रहा होता है छोटे पिल्ले तुम्हारा इसमें शामिल होना बुरा विचार नहीं है, तुम इसमें शामिल हो सकते हो और इसमें साथ ही जो तुम पैसे कमाओगे उससे तुम यहाँ पर घर में नमक लाने के लिए बिल्कुल मत भूलना, वह खत्म हो गया है। हम देख रहे होते करा होता मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मुझे छोड़ तो दो। और हम देखते हैं चिल्लाने की आवाज़ आती है अगर आपके पास परफेक्ट शुल्क मिलता है तो नमक लेने के लिए बिल्कुल मत भूलना क्योंकि बिना नमक के मांस को खाना बेकार लगता है। वह कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ लेकिन मुझे छोड़ दो। फिर हमारा सीन वापस से उधर एरिया में आ जाता है जहाँ पर ये गिल्ड टूर्नामेंट होने वाला है और वहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ जमी हुई होती है। सभी लोग यहाँ पर शोरगुल कर रहे होते हैं, कोई बातें कर रहा था आओ ताज़ा ताज़ा फल ले लो, कोई कह रहा होता है कि सैमसंग के बिना यहाँ टूर्नामेंट देखना असंभव है, आखिरकार यहाँ पर एंट्री लेनी होगी। तो फिर कोई कह रहा होता है टेबल पर खाना खाते हुए मैं ये सब कुछ खाना चाहता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, आखिरकार आपकी जो तलवारबाजी है वह कैसी है, उसकी हुनर कैसी है, अगर आप किसी तलवारबाज का निशाना बनते हैं तो आप उससे कैसे बचेंगे, क्या आपको दोगुना पैसा वापस मिलेगा। कोई कह रहा होता है मैं गधे पर सवार होकर घूमना चाहता हूँ,
ऐसे ही बहुत सारे शोरगुल हो रहे होते हैं और हम यहाँ योंग को देखते हैं जो घूमते घूमते कह रहा होता है कि यहाँ इतने सारे लोग हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही उठकर यहाँ पर आ चुका है। और वो कहता है कि क्या यहाँ पर जो एंट्री है वहाँ पर अब मुझे जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर अब इंतजार और ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मांझी आते हुए कह रहा होता है योंग यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कहता है छोटे तू यहाँ पर, तो उसके सामने आता है कहता है कि तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। तो वह सुनकर वह कहता है आखिरकार किस चीज़ के लिए, और वह हंसते हुए कह रहा होता है कि इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट ने जिन्होंने आवेदन दिया था और आपकी जो कागजी कार्रवाई थी, मतलब बेसिक चीज़ों को लिखना कि तुम्हें क्या क्या आता नहीं आता है, तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं आता था। तुम उन चीज़ों में पहले ही फेल हो चुके थे, तुम्हें अंतिम चरण पर कभी पहुंचाया ही नहीं जाता, मतलब कि लड़ाई के लिए, क्योंकि तुम्हारा वहाँ पर जो मतलब कि जिस तरीके से कागजी कार्रवाई थी वो बहुत बेकार था, इसलिए मैंने उसे वहाँ पर जाकर चुपके से बदल दिया। तो ये सुनकर कहता है आपने अपनी अभी तक बुरे काम करने की आदत नहीं छोड़ी है। तो ये सुनकर वह कहता है क्या आखिर तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारी तो मदद की है ना, तुम मुझसे यहाँ पर शिकायत क्यों कर रहे हो। तो वह कहता है कि शायद मैं आपकी मदद के बिना भी इस चीज़ को पार कर सकता हूँ, लेकिन इस तरीके की चीज़ें करना, और हम देखते हो निराशा महसूस करने लगता है। और वहाँ आवाज़ आ रही होती है कि सच है, लेकिन मैंने तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया ना। और हम देखते हुए एक कोने में बैठकर वहाँ पर ज़मीन में कुछ कुछ लिखते हुए बड़बड़ाने लगता है कि आखिरकार मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश ही कर रहा था, तो क्या गलत कर दिया मैंने, तुम्हारे कागजी कार्रवाई को थोड़ा सा सुधार कर जमा कर दिया। तो यूँ कहता है कि ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी दोबारा मत करना। तभी हम देखते हैं इसके यहाँ पर फेस पर आकर एक बंदे की सर मतलब पैर टकराती है, जिसकी वजह से दूर की ओर हड़बड़ाकर गिर जाता है। तो हम देखते हैं इसे गिरते हुए देखो कहता है छोटे, और हम देखते हैं यहाँ पर एक बड़े हटे कटे आदमी को जो इसके सामने होता है, कह रहा होता है ओए तुम्हारी आखिरकार क्या समस्या है। और वह यहाँ पर गुस्से में कह रहा होता है कि तुम इतने छोटे लोग, आखिरकार तुम्हें क्या नहीं दिखाई देता है कि रास्ते में कोई चल रहा है और रास्ते में तुम क्यों रोके हुए बच्चे, मतलब रास्ता रोकर क्यों बैठे हुए हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसे देखता है और फिर अपने हाथों में मुट्ठी में मतलब मिट्टी को जमा करता है, कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर देख कर नहीं चलना चाहिए। और हम देखते हैं उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहता है तुमने ऐसा कुछ जो किसी का क्या जानबूझ कर किया है, तुम्हें सचमुच में यहाँ पर इसे इस तरीके से टक्कर नहीं मारनी चाहिए थी। तो हम देखते हैं जो यहाँ पर यह मामला हुआ है भीड़ में उसी गेट पर हुआ है जहाँ पर यह मैच होने वाला है। वहाँ बातें चलने लगी, क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई होने वाली है। कोई कहता है वह तलवारबाज जो बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ पर आवाज़ आ रही होती है, वो बंदा कह रहा है कि तुम छोटे बदमाश लिटिल फ्रैंक, अगर तुमको क्या लगता है तुम किसे घूर रहे हो इस तरीके से। तो हम देखते यूँ कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, तुम्हारी गलती है, तुम्हें यहाँ पर चीज़ों को देख कर चलना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। तो हम देखते हैं ये लोग एक दूसरे के सामने मतलब बांसाबासी करने लगते हैं और एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं और गुस्से में एक दूसरे को जवाब दे रहे होते हैं। तभी वहाँ बाहर ओर से एक स्पेयर आता है इन दोनों के बीच में, और वहाँ आवाज़ आती है कि कुछ समय के लिए यहाँ पर माजे तुम बंद कर सकते हो, इस तरीके से टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, इसलिए तुम्हें फिलहाल एक अच्छा समय और दिन देखकर आपस में भिड़ना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पर बहुत सारा जो समय है यहाँ पर परिवार के लोग देखने के लिए आए हुए हैं टूर्नामेंट को, इसलिए इसे बुरी एनर्जी के साथ तुम्हें यहाँ भरना नहीं चाहिए। और यह जो स्पेयरमैन होता है कह रहा होता है कि आपके पहनावे को देखकर लगता है कि आप सभी यहाँ पर वॉरियर हैं और भाड़े के सैनिक लग रहे हैं। और इसके बारे में बताया जाता है कि यह जो है रहस्यमय भाला उपयोग करता है और इसका जो है मंदारीन रीन नाम है। और यह कह रहा होता है कि यह एक अखाड़ा है, युद्ध का मैदान नहीं, आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए जैसे एक वॉरियर करते हैं, इसलिए आखिरकार यहाँ पर यह जो शोर शराबा तुम लोग कर रहे हो उसे बंद कर देना चाहिए। और वह यूँ की ओर भी देखते हुए कह रहा होता है क्यों, मैंने सही कहा ना। तो उसके बाद अभी ऊपर से आवाज़ आती है कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट प्रतियोगिता शुरू हो रही है, इसलिए सब लोग एकत्रित हो जाओ, टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो टूर्नामेंट का एरिया होता है वह काफ़ी अच्छा खासा भीड़ से कचाकच भर चुका होता है। और यह अनाउंसर कर रहा होता है कि यह जो आयोजन है यह यहाँ पर मयोंगोल गिल्ड के द्वारा किया जा रहा होता है, और वो भी एक गार्ड कैप्टन का चयन करने के लिए, और यह हमारे मोक्सान मर्चेंट गिल्ड के द्वारा जुड़कर उनके साथ प्रायोजित किया जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर मयोंगोल गिल्ड है वह मोक्सान गिल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। चूँकि यह एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है, इसलिए यहाँ पर ब्लेड वाले हथियारों को यहाँ पर धारदार चमड़े के साथ बांध दिया गया है, उसे ढक दिया गया है ताकि किसी को कोई खतरा ना हो। और यहाँ पर हथियार मतलब कि हथियार के साथ किसी को हत्या करना बिल्कुल सख्त मना है, यहाँ पर किसी को जान से नहीं मार सकते हो। नियम सरल है, अगर तुम्हें यहाँ पर जीतना है तो अपने प्रतिद्वंदी को लड़ने में असमर्थ बनाना होगा और उसे आत्मसमर्पण करवाना होगा। विजेता का मुकाबला अगले विजेता के नॉकडाउन पर ही खत्म होगा, जब तक यहाँ पर अंतिम स्पॉट नहीं बच जाता है, मतलब कि जब तक दो बंदे लड़ेंगे जीतेंगे, फिर अगले दो बंदे लड़ेंगे जीतेंगे, और वो जीते हुए बंदे आपस में लड़ेंगे और फिर जीतेंगे, तब जाकर यहाँ कैप्टन की चुनाव होगी। तो जो यहाँ फर्स्ट लड़ाई होने वाला है वह ब्राउन वुल्फ कोर के लीडर माजंग का और योंग वांग के साथ होने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पर यह जो वुल्फ मैन होता है कह रहा होता है कि तुम्हारा सामना वो भी पहली मैच मेरे साथ, तुम्हारी किस्मत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और हम देखते हैं योंग उसके सामने बिल्कुल खामोश होता है और कहता है उसका अपोनेंट सामने आओ और फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों आमने सामने होते तो वहाँ जनता की बात करने लगती है, ये तो वही लोग थे ना जो लड़ने वाले थे। और हम देखते हैं गुस्से में अपने ओरे को निकालते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे बारे में जो यहाँ बताया जा रहा है, तुम तो एक रोनिन हो। रोनिन मतलब जिसका कोई अता पता ठिकाना नहीं होता है, जो मतलब कि कोई ग्रेजुएट नहीं है, कहीं से कुछ मार्शल आर्ट नहीं सीखा है, क्योंकि यह एक स्लो वॉरियर है तो इसके पास कोई भी मार्शल आर्ट का कोई प्रूफ नहीं है कि हम इस अकेडमी से हैं उस अकेडमी से। और यह कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसे बंदे को इतना हिम्मत कि तुम्हारे जैसा एक छोटा सा भिखारी मेरा मुकाबला करेगा। हम देखते हैं खामोश से हंस रहा होता है और अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, और ये दोनों एक दूसरे के सामने फाइट के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आवाज़ आती है कि फिर पहला मैच स्टार्ट होता है, इसे स्टार्ट करो।
तभी हम देखते हैं योंग बिल्कुल इसके सामने आ जाता है और वह इसे इस तरीके से आते हुए देखता है व्हाट। तो हम देखते हैं ये कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। और हम देखते हैं वो अपने हाथ में मुट्ठी में बालू लेकर आया होता है जो इसकी आंखों में मार देता है और उसकी आंखों में प्रत्येक साथ ये उफ उफ करने लगता है। कहता है ये क्या है। और हम देखते हैं जो योंग होता है वो बहुत तेजी के साथ एक्शन रिएक्ट करता है और उसके दो बच्चे अंडे मतलब कि जो होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट उन पर एक को जोरदार किक मारता है जो कि एक कोर किक होती है। और इस किक की वजह से हम देखते हैं इसकी आंखें यहाँ सफ़ेद पड़ चुकी होती है और यह एक ही वार में नॉकआउट हो चुका होता है। ऐसे ऐसे वार करते हुए देख एक लड़की चौंकते हुए कहती है ये क्या। इस वार से तो उसका आने वाला वंश ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर मांझी का होता है ये विना बॉस। और यहाँ पर हम देखते हैं आवाज़ गूंजती है योंग की उस स्ट्राइक अटैक की फेयर ब्लॉसम स्ट्राइक। और हम देखते हैं यहाँ पर तो जो बाकी बंदे होते हैं हैरान सदमे में होते हैं। जो रेफरी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंका होता है। जनता यहाँ पर हंस रही होती है। जो लड़की होते हैं वो अपने अंडों को दबाकर कह रहे होते उफ उफ कितनी जोर की लगी होगी। उसकी बेचारे की बॉडी कांप चुकी होती है। और ये लड़कियाँ जो होती है यहाँ पर हम देखते हैं मयंक गोल बिल्कुल खामोशी से उसके इस एक्शन को देख रही होती है। और यहाँ आवाज़ आती है कि जो विजेता योंग वांग है उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। हालांकि वह यहाँ पर उसे नॉकआउट करके जीत चुका है लेकिन वह इस जीत को मान्य नहीं रखा जाएगा। तो हम देखते हैं सुनकर वो पलटता कहता है कि वाट आखिरकार क्यों, क्या यहाँ पर जीतना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर कुछ भी इस चीज़ के बारे में नहीं कहा गया था कि किस तरीके से जीतना है। हम देखते हैं सुनकर रेफरी आते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुमने उसकी मर्दानी खत्म कर दी है छांट के झंगूर। आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हम देखते हो बंदा तो अपने अंडे पकड़कर बैठा हुआ होता है। यूं कर रहा होता है किसी ने मुझे यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इसे हराने को कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि हमें उसे बस हराना है, मारना नहीं है जान से। तो बस एक बार यहाँ पर मैंने एक सही वार तो किया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं लगता है यह कोई मान मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा मूर्ख है जो यहाँ बेसिक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के नियमों को भी नहीं जानता है कि किस तरीके से लड़ा जाता है। बट हम देखते हैं जो स्पेयरमैन होता है वो शांति से ये सब कुछ देख रहा होता है। कहता है ये क्या। जहाँ तक मैंने उसकी एनर्जी कंट्रोल पावर को देखा वह काफ़ी ज़्यादा सटीक थी और उसकी जो यहाँ पर एक्शन स्पीड थी वह भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर योंग तो होता है जो अपनी बातों को समझा रहा होता है कि यहाँ पर तो हराना मेन था ना भाई, किस तरीके से हराना नहीं हराना आखिरकार ये चीज़ें युद्ध में कौन देखता है। मैं तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर स्पेयरमैन हंस रहा होता है और कहता है जहाँ तक मैं इसकी बातों को सुन पा रहा हूँ ये बिल्कुल साधारण व्यक्ति है लेकिन इसकी जो अटैकिंग पावर है वह काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। और फिर हमारा सीन वापस इसी मेले में आ जाता है जहाँ पर ड्रम बज रहा होता है और अगला टूर्नामेंट अगला मैच यहाँ पे कराया जाता है। जनते भी काफ़ी ज़्यादा मजे ले रहे होते हैं और हम देखते हैं इस स्पेयरमैन की मतलब कि हो रही होती फाइट एक बंदे के साथ और वह उसको यहाँ पर ढेर कर चुका होता है और ये बंदा भी अच्छा खासा पावरफुल है। और हम देखते हैं इस तरीके से लड़ते हुए देख ज़्यादा जो मयंक गोल होती है वो ज़्यादा खुश लग रही होती है और जो यहाँ पर सुंदर होती है वह भी उन फाइट्स को शांति से देख रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी सारी लड़कियों को जो यहाँ पर डांस कर रही होती है और इन मतलब कि इसके शोभा को बढ़ा रही होती है। यहाँ पर विजेता की घोषणा की जा रही होती है क्योंकि यहाँ पर जो विजेता है वह स्पेयरमैन ही है और यहाँ पर देख रहे थे तालियां बजाई जा रही होती हैं। उसके बाद फिर हमारा सीन और इस पवेलियन में आ चुका होता है मयंक गोल के और जहाँ पर जो होते हैं यहाँ पर रास्ते के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बंदे चल रहे होते हैं और स्पेयरमैन उससे कह रहा होता है कि आपको यहाँ तक आने के लिए माफ़ कीजिएगा। आखिरकार यहाँ पर वास्तव में गिल्ड के जो निर्माण है उस कार्य में आप लोग यहाँ पर इस टूर्नामेंट में शामिल हुए और आपने इस जगह को बनाया है। मतलब कि यह जो बंदा हारा था योंग से वो भी इसे यहाँ पर शामिल कर लिया गया क्योंकि इसे गलत तरीके से हराया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों कार्य होते हैं कोई बात नहीं, यह तो बस हमारी ही प्रसिद्धि है कि हम आपके फैक्शन के साथ जुड़ पा रहे हैं और ये इनके फैक्शन के अंदर का सीन है यार। और हम देखते हैं यहाँ पर मयंक गोल उस स्क्रोल को पढ़ते हुए कार्य होती है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में आप दोनों को चुना जाता है, इसलिए इसके लिए आप दोनों को बधाई। आपके यहाँ पर धन्यवाद मैं करती हूँ कि आप लोग मार्शल आर्ट के टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक समाप्त किया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर मयंक गोल कर रही होती है कि आपसे जो क्वान है मतलब कि ये जो स्पेयरमैन है वह यहाँ पर यूनिट का कैप्टन रहेगा और माजांग जो कि यहाँ पर वॉइस कैप्टन रहेगा। तो हम देखते हैं सुनकर वो खामोश होते हैं कहते हैं हाँ। और मयंक गोल फिर स्क्रॉल को बंद करते हुए कहती है कि आप यात्रा और टूर्नामेंट से थक गए होंगे इसलिए आराम करने के लिए कुछ समय निकालें और जाकर रेस्ट करें और लगभग 4 दिनों के बाद हम चलेंगे और आगे लोहार से मिलकर बाकी चीज़ों का बातचीत करेंगे वेपन बनाने के बारे में। तो हम देखते हैं स्पेयरमैन जो होता है वह कह रहा होता है कि लेडी मयंक गोल लेकिन अन्य गार्ड सदस्यों के बारे में क्या, और भी तुझे बंदे चाहिए होंगे। तो ये सुनकर वह कहती है कि मेरे मन में अभी तक कोई स्पेशल कोई मापदंड तो नहीं है कि किसे रखना चाहिए किसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कैप्टन आप रहेंगे और आप ही अपने यूनिट को संभालेंगे, इसलिए मेरा विचार है कि आप ही इन चीज़ों को संभालें, आप ही उन बंदों को चुन सकते हैं जो कि बिल्कुल आपको सही लगे। तो ये सुनकर वह कहता है कि हाँ ज़रूर, यह काम मुझ पर सौंप दें, इसे मुझ पर छोड़ दें, मैं इस चीज़ों को संभाल लूँ। उसके बाद हमारा सीन सीधे जंगल की ओर चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ओल्ड मैन और मांझी दोनों खूब पेट पकड़कर हंस रहे होते हैं। जहाँ ओल्ड मैन कह रहा होता है क्या यह एक फाउल की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया, कितना शर्मनाक है। मांझी कह रहा होता है अरे लेकिन दर्शकों को इसका जो अटैकिंग पोजीशन था वह बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उन्हें काफ़ी यह देखकर मजा मिल रहा था, वह तो कह रहे थे कि दोबारा हमें देखने को मिलेगा इस तरह। और हम देखते हैं यहाँ पे जो इस सदमे में डूबा हुआ हमारा योंग कह रहा होता है कि मैं आखिरकार जीत गया था, मेरा मतलब क्या कोई कमज़ोर जगह को खुली तौर पर दिखाएगा तो क्या हम उस पर हमला नहीं कर सकते, हमें हमला नहीं करना चाहिए किसी के कमज़ोर पॉइंट पर। तो हम देखते हैं मांझी और हंसते हुए कह रहा होता है इसको अभी तक समझ में नहीं आया है कि इसे क्यों निकाला गया हरा के। तो हम देखते हैं ओल्डमैन कह रहा होता है कि तुम केवल यहाँ पर युद्ध के मैदानों में ही लड़ते रहे हो जानवरों की तरह, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता है कि वास्तविक जो लड़ाई होती है अभ्यास प्रैक्टिस की जाती है आखिरकार उसे कैसे खेला जाता है। तो हम देखते हैं पर युंग उस आदमी के साथ बहुत कह रहा होता है कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने एक बेहतरीन मौका गवा दिया है मयंक गोल के साथ मतलब कि चोसेंग के साथ रहने का, उसके करीब पहुंचने का एक मौका मेरे हाथों से निकल चुका है। वहाँ देखते हैं ओल्डमैन और भी हंसते हुए इसके सामने आकर कह रहा होता है कि हमारा छोटा सा पिल्ला उदास हो रहा है,
या फिर रो रहा है यहाँ पर, तुम इतने ज़्यादा कैसे हार सकते हो? हम देखते हैं यहाँ पर जो मंजी होता है वो भी कहता है कि रो मत, यहाँ पर भावुक मत हो। अगर तुम इस तरीके से रोते रहोगे तो सच में तुम अपनी आर्मी की प्रतिष्ठा खो दोगे। तुम्हें यहाँ पर जोखिम उठाना आना चाहिए। तभी हम देखते हैं एक जोरदार पंच अटैक चलता है यहाँ सामने के चट्टान पर, ये दोनों पीछे खसक जाते हैं और यहाँ पर मंजी कह रहा होता है, ओए आखिरकार तू कर क्या रहा है? और यहाँ पर ओल्ड कह रहा होता है, ये देखो हमारा छोटा पिल्ला पागल हो चुका है। ये आदमी सचमुच में रो रहा था अभी और अब गुस्से में है। यहाँ पर यूँ कह रहा होता है कि मैं रो नहीं रहा हूँ बेवकूफ़ों। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है और दूर से स्पेयरमैन की आवाज़ों को सुन रहा होता है इन धमाकों को। और वह कह रहा था कि मैं तुम सभी से नफ़रत करता हूँ, मैं तुम सबको मार डालूँगा। हँसने की आवाज़ें आ रही होती है। फिर ये इन आवाज़ों को फ़ॉलो करते हुए जंगल की ओर जाता है जहाँ आवाज़ आ रही होती है, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें मार डालूँगा अगर तुमने ऐसा किया तो। और हमें दिखाया जा रहा होता है जहाँ ओल्ड मैन ने यहाँ पर योग की क्लास लगा रखी होती है, अपने पैरों से इसे दबा रखा होता है इनके हाथों को। और यहाँ जो मांझी होता है इसके फेस के साथ यहाँ पर आर्टिस्ट गिरी कर रहा होता है और हमको देखता है ऐसे सीन को देखकर। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करता है कि हेलो, क्या मैं तुम लोगों से बातें कर सकता हूँ? और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूँ खामोशी से बैठा हुआ होता है, इसकी मूंछ से दाढ़ी बना दी गई होती है और ये कह रहा होता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर गार्ड सदस्य के रूप में चुनना चाहते हो? तो वह कहता है कि हाँ, लेडी मयूंग वॉल ने मुझे यह काम सौंपा है कि मैं सदस्यों को भर्ती करूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें उस वक्त लड़ते हुए देखा था और मैं बता दूं कि मैंने तुम्हारे अंदर कुछ एक खास प्रतिभा को देख पाया टूर्नामेंट में। हालाँकि यहाँ सदस्यों के लिए बहुत ज़्यादा वेतन तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जुड़ जाओ, ख़ास कर तुम, क्योंकि मेरे लिए नज़र में तुम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आए हो अभी तक। हालाँकि हम उन सभी बंदों से पूछ रहे हैं जो टूर्नामेंट में भाग लिए थे। और उस वक़्त फ़ाइट करते वक़्त जो मैंने तुम्हारी एनर्जी कंट्रोल करने की पावर को देखा, वह काफ़ी ज़्यादा कठिन है, फिर भी तुम उसे काफ़ी परफेक्टली तौर पर कर रहे थे। हालाँकि तुमने यहाँ जो फाइटिंग किया है, वह बहुत ही असभ्य तरीके से किया है, मतलब कि फॉर्मल तरीके से नहीं, इनफॉर्मल तरीके से। लेकिन टूर्नामेंट के दौरान मैं जो देख पाया, उससे मुझे पता चलता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा युद्ध के एक्सपीरियंस को लिया हुआ है और तुम्हारा जो काम है, हमारे गार्ड यूनिट में जुड़कर रहने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमारे साथ एक एक्सपीरियंस बंदा होगा जो युद्ध भूमि में लड़ा है। हम देखते हैं ओल्ड मैन कह रहा था, ओहो! लगता है तुमको लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा चौसक है, ऑब्सेस्ड है। और हम देखते हैं परमाजी कह रहा होता है कि तुम्हें अब पता चला किसी आदमी को क्यों नहीं मारना चाहिए, अभी तुम हमें मार रहे थे और देखो तुम्हें कितना बढ़िया ऑफ़र मिला। यहाँ पर आवाज़ आती है कि खैर, चूँकि हम एक नया समूह है, इसलिए हमारे साथ वास्तविक अनुभव वाले व्यक्ति का रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि मुझे खेद है कि आपके जैसे टैलेंटेड व्यक्ति के लिए कोई ख़ास पद तो नहीं है, लेकिन यह एक मामूली सा बस गार्ड का पद है। तो हम देखते हैं वो उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और कहता है कि लेकिन क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो यहाँ पर ये सुनकर यूँ कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं? मुझे पद की जो लेवल है उसकी कोई परवाह नहीं है, बस मैं जुड़ना चाहता हूँ। आपके साथ काम करने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कैप्टन। और फिर हम कैप्टन को देखते हैं जो यहाँ पर दूसरी ओर देखता है, उल्मन की ओर कहता है, सर आप काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के एक्सपर्ट लगते हैं, तो क्या आपका क्या विचार है? आप जुड़ेंगे? तो हम देखते हैं सुनकर वो कहता है, नहीं, मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे झंझटों से दूर रहना ही पसंद है। फिर हमारा सीन वापस से सिटी में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं इस जोटे को, जो अपने मुँह सला रहा था, कहता है कि क्या तुम यहाँ पर एक सर्वश्रेष्ठ लोहार को खोज रही हो, जो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो? हाँ, मेरे नज़र में है, वह बेशक मास्टर जंग है, जो काफ़ी अच्छे हथियार बनाते हैं। हम देखते हैं लोग मार्केट में बढ़ रहे होते हैं आगे की ओर और वह बोल रहा होता है कि वह 7 पीढ़ियों से लोहार का ही परंपरागत तौर पर काम करते हुए आ रहे हैं। उनके काम में उनका कोई भी जो टैलेंट है, वो बहुत ज़्यादा बेजोड़ है। वह काफ़ी ज़्यादा गर्व के साथ वो कहते भी हैं और उन्हें निभाते भी हैं। उनकी तलवारों में इतनी अच्छी तरह से धार बनाई गई होती है कि 3 साल बाद भी उनकी धार बिल्कुल कम नहीं होती है। चाहे आपने कितने भी जानवरों को काट ले, आपकी तलवार में उनके खून के एक बूँद भी नहीं चिपकेंगे, इतनी आसानी तरीके से करते हैं। और वो बताता है कि यहाँ तक कि जो हमारा पड़ोसी सिटी है, वहाँ के जो कैप्टन हैं रक्षकों के, मतलब गार्ड कैप्टन जो है उस सिटी के, वो भी तलवार बनाने के लिए इनके पास आते हैं। तो ये सुनकर वो कहती है कि सचमुच में अगर लीडर जोटे कर रहे हैं, उनके बारे में इतना प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो अवश्य बेजोड़ मास्टर होंगे। फिर हम लोग देखते हैं ये लोग वहाँ पहुँच चुके होते हैं उस मास्टर के घर पर। वो कह रहा होता है कि बिल्कुल, अगर हमें कोई ब्लेड बनवाना है तो हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। और हम देखते हैं एक हथौड़े को एक ब्लेड पर, एक तलवार पर पड़ते हुए, और एक बंदा उसको शेप देने की कोशिश कर रहा होता है, जो गरमा-गर्म तलवार होती है, और उसे शेप देने के बाद उसे उठाता है और उसे देखने लगता है, ठंडा करने वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं लोग गेट पर होते हैं। ये जोटे कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि अभी-अभी काम पूरा होने वाला है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक बार जब वो हथौड़ा मारना शुरू कर देते हैं, तो वह बिल्कुल नहीं देखते हैं कि उनसे कौन बात करने आया या नहीं। तो मयूमूल कहती है कि अच्छा ऐसा है, तो इसीलिए आपने यहाँ पर सूर्यास्त का समय चुना, मतलब शाम को इनके पास आने का, ताकि इनका काम खत्म हो जाए। और हम देखते हैं यहाँ पर वो जो ओल्ड मैन होता है, वो आराम से उस हथियार को देख रहा होता है, उस स्वॉर्ड को, कि ये बढ़िया से तैयार होगा कि नहीं हुआ। फिर ये आज का सवाल तैयार हो गया होता है, तो पलट कर देखता है, कहता है, ये क्या हमारे यहाँ मेहमान आए हैं? बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई लेडी मयूंग बोल। और हम देखते हैं फिर वो अपने तलवार को वहाँ पोंछ रहा होता है और वो कहता है कि एक हथियार के व्यापार को स्टार्ट करना, एक नया गिल्ड, सचमुच में आप एक गिल्ड लीडर के तौर पर काफ़ी ज़्यादा साहसी हैं। जहाँ तक कि मैं पुरुषों वाले गिल्ड लीडरों को जानता हूँ, उनसे भी ज़्यादा हिम्मत आप रखती हैं, जो आप इस तरीके के काम को कर रही हैं। तो लेडी मयूंगल कहती है कि मैंने सुना है कि आपका परिवार पीढ़ियों से हथियार बनाते हुए आ रहा है। तो लोहार कहता है कि हाँ, यह सही है। मेरे फादर ने यहाँ तक कि एम्परर के लिए भी हथियार बनाए थे। और वो बताता है कि इसके कारण हमारा परिवार काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। हम कई योद्धाओं के लिए तलवार बनाते हैं। तो हम देखते हैं वो तलवार को दिखा रहा होता है कि यह कैसा है? तो हम देखते हैं लेडी मयूंगल कहती है कि तलवार बनाने में लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। हम देखते हैं बाकी बंदे इधर चेक कर रहे होते हैं कैसा-कैसा वेपन बना कर रखा है। और यहाँ पर आवाज़ें आ रही होती है, चाहे यह समय कितना भी बदल जाए, ब्लेड अभी भी मौत का एक साधन है, मतलब कि एक रिसोर्स है। इसका उपयोग कौन करता है, इस पर निर्भर करता है। हथियार एक विलन या एक हीरो नायक भी चला सकता है,
लेकिन हथियार का काम कभी नहीं बदलता, वह लोगों को काटने का और युद्ध में मारने का एक साधन बनता है। चाहे आप इसे कोई भी चला रहे हों, लेकिन इसका काम एक ही होता है, लोगों को मौत के घाट नींद सुलाना। और मेरा काम है ब्लेड को इतना ज़्यादा तेज और साफ बनाना ताकि जो जिससे वह व्यक्ति कटे वह बिना दर्द के कट सके और मर सके। भले ही उसके बाद वह तलवार सम्राट के शोपीस के तौर पर खजानों में शोभा बढ़ाने के लिए रख दिया जाए। मैं एक लोहार के रूप में अपना कार्य पूरा करता हूँ, मतलब कि किसी भी काम के लिए तुम बनाओ, लेकिन मैं तलवार हमेशा हर एक तलवार परफेक्ट और अच्छा बनाता हूँ। उसके बाद हमारा सीन सीधे रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ मॉड्यूलिटी करी होती है कि क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो पहले खाना खाकर भागने की कोशिश कर रहा था। तो बूढ़ा जो होता है वो भी कहता है हाँ ये तो वही है, और वह आवाज़ें आ रही थी मुझे पहले से परेशान कर रहा है इस चीज़ें। और फिर वह यहाँ पर दिखाते हुए कोई इशारा करते हुए कार्य होती है, आखिरकार ये आपके पीछे क्यों घूम रहा है। तो यह सुनकर जो कैप्टन कुआन होता है वह कहता है कि क्या आपने मुझे सदस्यों की भर्ती के लिए काम नहीं सौंपा था। यहाँ पर जो योंग वांग है वह गिल्ड के गार्ड यूनिट के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हालाँकि आप इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होंगी उस टूर्नामेंट के दौरान, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ यह हमारे लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद व्यक्ति निकलेगा। क्या आप इसे एक मौका दे सकती हैं? तो ये सुनकर वो खामोश होती है और फिर अपना सर झुकाते हुए कहती है कि ठीक है, मैंने ये काम तुम्हें सौंप दिया है, इसलिए यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोहा के बारे में क्या सोचते हैं? ये चीज़ बताएँ। तो हम देखते हैं सुनकर ये सभी लोग देखते हैं, कैप्टन कहता है कि आपका कहने का मतलब क्या है? तो वह कहती है कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वास्तव में मैं हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। कि आपको नहीं लगता है कि इसके बारे में मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा? इसलिए मैं आप लोगों पर पूछना चाहती हूँ, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या वो जो इस तरह के वेपन बना रहा है, उसका व्यापार करने से हमें क्या मुनाफ़ा हो सकता है? तो हम देखते हैं यहाँ पर जो ये बिग मैन महाजांग होता है, वो करा होता है कि मैं उसके वेपन्स को पसंद करता हूँ। यदि मुझे उनमें से एक भी उस तरीके का हाई लेवल का वेपन मिल जाता है, एक एक्स कुल्हाड़ी, क्योंकि अब उसी से अटैक करता है और मैं जीवन भर के लिए तैयार हो जाऊँगा फाइट करने के लिए। जैसा कि लोहार ने कहा था, यदि आप 2 वार के बजाय एक ही वार में लोगों को मार सकें, ताकि वे आराम से मर सकें, तो इसका मतलब है कि आपको जो मतलब कि आगे बढ़ने की वो रास्ता है, वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी और आसानी से आप दोगुनी तरक्की कर सकते हैं, अगर एक-एक वार में हमले में मारते जाएँ आदमी को। हम देखते हैं इसमें मन जो होता है वो कह रहा होता है कैप्टन कि मुझे लगता है कि उसके हथियार अच्छे हैं और उसकी जो शिल्पकारी है, वह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यह थोड़ा-सा ज़्यादा ही है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर मांझी कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? जितना ज़्यादा बेहतर होगा उतना ही ना अच्छा है? यह कहता है हाँ। सैनिकों के लिए अच्छा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, उसे सभी कोई अफ़ोर्ड कर सकते हैं? एक हाई कैटेगरी के, एक हाई उच्च गुणवत्ता वाले हथियार जो होते हैं, उन्हें बनाने में और बहुत ज़्यादा समय लगता है और साथ में पैसे भी लगते हैं। और युद्ध के मैदान में कोई भी दुश्मन के लिए मरने के बारे में नहीं सोचता है कि उसे आसानी से एक झटके में मार दिया जाए। वे बस जीवित रहने की कोशिश करने में ही व्यस्त रहते हैं। बड़े पैमाने पर इन चीज़ों का उत्पादन करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमें सबसे ज़्यादा भाले और तीरों का ही बेहतरीन तौर पर उत्पादन करना चाहिए और उन्हीं को तैयार करवाना चाहिए, क्योंकि वह सब ज़्यादा महँगी धातुओं से भी नहीं बनती हैं और उनकी जो मारने की क्षमता होती है वह अधिक होती है। उससे बेचकर हम ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यूंग भी कहता है कि जब मैं वहाँ पर अपने उस पहले के सेक्टर में था जहाँ स्लेव वॉरियर के तौर पर काम किया करता था, तो मुझे याद है कि युद्ध के बाद आधे से ज़्यादा सैनिक जो होते थे, जो उन्होंने हथियार खो दिया होता है, वह लोग वहीं पर पड़े हुए हथियारों को उठा लिया करते थे या फिर उन्हें जो मिलता था वह उसी के साथ हमला करते थे। वह या तो किसी को मार डालने के लिए कोशिश करते थे ताकि उससे हथियार ले सके, और जहाँ तक युद्ध के मैदान के बीच में अगर किसी के पास बहुत बेहतरीन तलवार होगी, तो उसे देखने के साथ जितने भी वहाँ पर सैनिक होंगे लड़ने वाले, वह सभी उसी की ओर आकर्षित होंगे और उसी की अच्छी तलवार कर उसी की ओर आगे बढ़ेंगे उसे लूटने के लिए, और ये उसके लिए परेशानी बनेगा। तो मयंक कहती है मेरा भी यही सोचना है। क्योंकि ज़्यादा हाई टियर के जो वेपन होते हैं अगर उन्हें बेच दिया जाए तो वह ज़्यादातर उन लोगों के लिए परेशानी ही होगी, क्योंकि नॉर्मल सैनिक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वह किसी एक्सपर्ट के लिए होना चाहिए या किसी ऑपरेशन टीम या कमांडर के लिए हो तो वही बेहतर है। हमारे उत्पादन जो है उस तरीके के होने चाहिए जो सैनिकों को पसंद आए और सस्ते और अच्छे भी हों। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह बिग मैन कह रहा होता है कि ओए लेडी मयंक, मुझे आपकी बात को सुनकर एक बात याद आ गई है। यहाँ पर कुछ दूरी पर एक गाँव है, वहाँ पर मेरा एक पहचान का बंदा है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत ज़्यादा अजीब आदमी है, लेकिन वह जो अजीब तरीके से हथियार बनाता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ख़ास है। उसके बारे में कहा जाता है वो एक बार में 100 से ज़्यादा दाँतिया बना लेता है। दाँतिया मतलब कि जैसे केरला तरफ देखा होगा एक हँसुआ टाइप में जिससे नारियल काटते हैं वो लोग, उस तरह का वेपन, जिससे गला काटने में काफ़ी आसानी होगी। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर लेडी मंगोल कहती है सचमुच में यह तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प लग रहा है। कैप्टन कह रहा होता है यदि आप यहाँ पर उससे इंटरेस्टेड हैं तो क्या हम उसकी जाँच करने के लिए किसी को भेजना चाहिए? किसी और को हमें भेजना चाहिए ताकि वो वहाँ के उसके बारे में पता कर कर और देख कर आए। तो मंगोल खड़ी होते हुए कहती है कि नहीं, चलो हम खुद ही चलेंगे। यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी और हमारा पहला लेन-देन हो सकता है। इसलिए मैं किसी और को भेजना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी। और वो बताती है कि हमें कल ही निकल जाना चाहिए, कल इसके लिए तैयार हो जाना निकलने के लिए। और फिर हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग जा रहे होते हैं, इनके साथ योंग भी होता है। और यहाँ पर यूँग यहाँ पर आने के लिए उसने यहाँ पर कैप्टन को पूरा परेशान कर दिया था कि भले ही आप यहाँ पर जा रहे हैं लेकिन मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे अपने साथ ले ही चलो, मुझे अपने साथ ले ही चलो। और उसने इतना बार परेशान किया होता है कि कैप्टन कह देता है लास्ट में ऑल राइट ठीक है, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। और फिर हम लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होते हैं कि वह इनके साथ आगे उस मिशन की ओर निकल चुका है जो एक बार में 100 वेपन्स को बनाता है उस बंदे से मिलने के लिए। तो धीरे-धीरे करके स्टोरी इंटरेस्टिंग भी होगी, मज़ेदार भी होगी। थोड़ा-सा बंदों के पास पैसा, पावर, फेम और दुश्मनों को आने दो। तब तक के लिए थोड़ा-सा वेट करो, क्योंकि मैंने जैसा बताया था इसके 28 एपिसोड है। तो इसीलिए स्टोरी के फ्लो के साथ धीरे-धीरे
बढ़ते चलो, कहानियाँ और भी मज़ेदार होते चले जाएँगी और अभी तो आप लोगों को मज़ा आ ही रहा होगा। सो आई होप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड योर सपोर्ट, और जितना ज़्यादा हो सके इस स्टोरी को अदर्स स्टोरी के कमेंट सेक्शन में छाप दो, कॉपी करो, पेस्ट करो, नाम लिखो, शेयर करो, अपने बंदों को शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके स्टोरी को सपोर्ट करो। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएँगे उतने जल्दी-जल्दी मैं नेक्स्ट एपिसोड्स को लाते जाऊँगा। सो सपोर्ट।